हेलो बच्चों, मैं हूं उत्कर्ष और आप देख रहे हैं यूटी एजुकेशन का ऑफिशियली यूट्यूब चैनल। आज की इस लेटेस्ट वीडियो में हम लोग वही समाकलन को पूर्णतया खत्म करने वाले हैं। जो आपका चैप्टर नंबर 7 है ना, इंटीग्रल्स, आज आज इस चैप्टर का पूरा निपटारा होने वाला है। ठीक है, इस वीडियो को जिस जिस बच्चे ने एक बार पूरा देख लिया उसको समाकलन से फिर कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है। चाहे आप हिंदी मीडियम से हो, चाहे आप इंग्लिश मीडियम से हो, चाहे आप किसी भी बोर्ड से बिलोंग कर रहे हो, सबके लिए। ठीक है, एक बार आप देखो, है ना। चाहे मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप 1x पे देखो, इसे आप 2x पे देखो आराम से, जितना आपके पास टाइम हो। ठीक है, लेकिन एक बार जिस भी बच्चे ने इस वीडियो को, मैं फिर से कह रहा हूँ, है ना, आप चाहे देख के देख लेना इस वीडियो को, जिस जिस बच्चे ने एक बार फुल्ली वॉच कर लिया, है ना, वो समाकलन फिर पढ़े ना पढ़े आराम से वो कर लेगा हर एक क्वेश्चन। ठीक है, इतना अच्छे से मैंने एक्सप्लेन कर रखा है इस वीडियो में। ठीक है, सो आप, मैं आशा करता हूँ पूरी वीडियो देखोगे। चलो मैं स्टार्ट करता हूँ इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हम लोग पढ़ने के वाले हैं। वीडियो का पार्ट को मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। सबसे पहले मैंने यहाँ पार्ट वाइज बना रखा है, थोड़ा बहुत आपसे थोड़ा बहुत देखेंगे हम लोग इसे। सबसे पहले है हम लोग का इंट्रो। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा बहुत इंट्रो दूंगा। पहली बात तो ये, आप हिंदी हो मीडियम से हो, चाहे आप इंग्लिश मीडियम से हो, आप किसी भी मीडियम से हो भाई, आप आराम से कर सकते हो। पूरी वीडियो के एक्सप्लेन मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में कर रहा हूँ, है ना, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। हर एक चीज़ आपको पता चलेगी, चिंता नहीं करनी। देखो, पहला हम लोग इंट्रो करेंगे, हम थोड़ा बहुत परिचय देंगे इस चैप्टर का, क्या होता है क्या नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ आप अभी जीरो पे हो, आपको कुछ नहीं आता है इंट्रीगल, आपको बिल्कुल जीरो से हंड्रेड हंड्रेड तक ले जाना है। ठीक है, चलो सेकंड पार्ट देखेंगे हम लोग, थोड़े बहुत नॉर्मल इंटीग्रेशन करते कैसे, यानी जो छोटे मोटे क्वेश्चन होते हैं समाकलन के, वो कैसे करते हैं। ठीक है, थर्ड नंबर पे पूरी ट्रिग्नोमेट्री को समझाऊंगा, यानी जो आपकी त्रिकोणमिति है ना, उसको फुल एक्सप्लेन करेंगे, जो आपका इंटीग्रल में यूज़ हो रहा है उन सबका फुल। ठीक है, उसके बाद फोर्थ वाले पार्ट में इस वीडियो में, ठीक है, हम लोग एक्सरसाइज नंबर 4 और एक्सरसाइज नंबर 5 के लिए कुछ चीज़ें बताऊंगा आपको मैं। ठीक है, उसके बाद 5 वाला जो आपका पार्ट होगा इस वीडियो का, उसमें हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन पार्ट बाय पार्ट। इसका मतलब क्या है सर, खंडन समाकलन कहते हैं इसे। खंडन समाकलन का मतलब ये है, जो आपको दो फंक्शन दिए होते हैं गुणा में, उसको आप इंटीग्रल कैसे करते हो, सब चीज़ समझ में आएगी, चिंता नहीं करनी। ठीक है, उसके बाद आपका जो 6 पार्ट है इस वीडियो का, उसमें हम लोग लिमिट वाले टाइप के जो क्वेश्चन है आपके, जिसमें लिमिट होती है, वो वाला सब कुछ कवर कर लेंगे। और लास्ट में मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की एक पीडीएफ दूंगा और यहाँ पे समझाऊंगा भी। ठीक है, तो आप समझ सकते हो कितनी इंपॉर्टेंट वीडियो है ये आप सभी के लिए। ठीक है, फुल्ली चैप्टर एक्सप्लोर हो रहा है इस पूरी वीडियो में। ठीक है, सो आप, मैं आशा करता हूँ कि आपने वीडियो को डेस्कटॉप पे लगा लिया होगा और आपने इस वीडियो को पूरा देखने का मन तो बना ही लिया होगा। ठीक है, चलो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं भाई आज की इस लेटेस्ट वीडियो को। ठीक है, जिसका नाम है समाकलन वन शॉट। ठीक है भाई, देखो, सबसे पहले मैंने आपको कहा था थोड़ा इंट्रोडक्शन देंगे। आपने डिफरेंशियल वाला चैप्टर पढ़ रखा है भाई। ठीक है, डिफरेंशियल वाले चैप्टर में हम लोग क्या करते थे कि किसी भी फंक्शन के लिए कुछ फॉर्मूले दे रखे थे और उसको हम लगाते थे, क्वेश्चन हो जाते थे। सेम टू सेम यहाँ भी वही काम होना है और कुछ नहीं होना है। ठीक है, बस ये है, वहाँ पे जो फॉर्मूले थे और यहाँ पे जो फॉर्मूले हैं वो सब थोड़ा डिफरेंस है, फंक्शन वही रहते हैं अधिकतर। ठीक है, कोई डरने की बात नहीं है, समाकलन बहुत ही छोटी सी नल्ली सी चीज़ है। ठीक है, आराम से कर सकते हो उसे। ठीक है, तो इंट्रो में यही सब है भाई, कि आपको समाकलन जो है ना, समाकलन का मतलब मैं आपको कहीं समझाना चाहूँ तो ये होता है कि आपको मान लो कोई छोटा सा एरिया पता है ना, तो कहीं आप पूरे एरिया का एरिया फाइंड करना चाहते हैं, पूरे मतलब पूरा क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं, तो आप लिमिट लगा के समाकलन का यूज़ करके वो सब कर सकते हैं, बहुत सारे काम होते हैं। ठीक है, इससे ये सब है, इसके इसके यूज़ जो है। ठीक है, अब मैं थोड़ा बहुत सेकंड पार्ट पे आता हूँ, थोड़ा हम लोग स्टार्ट करते हैं समाकलन को। ठीक है भाई, देखो, तो देखो भाई, समाकलन का मतलब क्या है पहले मैंने आपको बता दिया। उसके बाद जो आपका एक मेन और फंडा फॉर्मूला आता है, ठीक है, जो बिल्कुल फंडामेंटल और बिल्कुल जनरल फॉर्मूला है इंटीग्रल का, आप चाहे कोई से भी हायर कैलकुलस पढ़ रहे हो। ठीक है, समाकलन का जो जनरल फॉर्मूला है वो यही होता है, देख लेना, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर एन। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर एन डी एक्स। ये फॉर्मूला आपको आना चाहिए कि ये फॉर्मूला आखिर खुलता कैसे। मैंने अधिकतर वीडियो में आपको बताया है कि ये फॉर्मूला आपको आना ही आना चाहिए। बिल्कुल मैं जीरो से लेके चल रहा हूँ, आपको चिंता नहीं करनी है। ठीक है, देखो, इसका जो रियल फॉर्मूला खुलता है वो ऐसे खुलता है कि एक्स की पावर एन प्लस वन। ठीक है, हो सकता है आपको आता हो, लेकिन एक बार पूरा जरूर देखना, है ना, क्योंकि आपको मैं जीरो से लेके चल रहा हूँ भाई, है ना, हर एक चीज़ समझाऊंगा, चिंता नहीं करनी है। ठीक है, सो कहीं आपका कोई इंटीग्रेशन इस फॉर्म में दिया है कि एक्स की पावर एन के रूप में है वो। ठीक है, यहाँ पे आप कहीं उसका इंटीग्रेशन करना चाहते हो, तो जो आंसर आएगा वो ऐसे आएगा कि एक्स की पावर जो है एन था ना, उसमें आपको वन ऐड करना पड़ेगा, फिर जो पूरी पावर है उसको नीचे भी लिखना पड़ेगा एन प्लस वन। ठीक है, ये और भी एक प्लस सी कॉन्स्टेंट लगाओगे आप, तो आपका इंटीग्रेशन का आंसर आ जाता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा जनरल सा फॉर्मूला था ये, मैंने आपको कहा भी था इसे याद करने के लिए। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अब देखो, इस पर एक आधारित मैं छोटा सा एक क्वेश्चन आपको कराता हूँ और थोड़ा समझाता हूँ। ठीक है, मान लो यहाँ पे लिखा है एक्स क्यूब डी एक्स। ठीक है, यानी यहाँ पे क्या हुआ, पहले आप समझो बात को कि आपका ये इंटीग्रेशन का साइन होता है। ठीक है,
ये आपका साइन है, ठीक। और ये जो आपका ये आपका फंक्शन होता है, ठीक है भाई। और ये जो आपका होता है ये होता है रिस्पेक्ट, यानी किसके रिस्पेक्ट में आप कर रहे हो, ठीक है। यानी इस फंक्शन का आप इंटीग्रेशन कर रहे हो, इस फंक्शन का किसके रिस्पेक्ट में, डी एक्स लिखा मतलब एक्स के रिस्पेक्ट में, डी वाई लिखा होता है मतलब वाई के रिस्पेक्ट में, ठीक है। सो फंक्शन का हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं, इतना तो समझ में आ गया सर, ठीक है। अब देखो कैसे करेंगे, जैसे कि यहाँ पे आपने बिल्कुल इस फॉर्म का क्वेश्चन है, देखो इंटीग्रेशन लगाया एक्स की पावर में कुछ लगाए, एक्स की पावर में कुछ लगाए, डी एक्स लगाए, तो उसका इंटीग्रेशन खुलता है कैसे, ऐसे खुलता है। तो इसका भी हम सेम टू सेम ऐसे ही बना के खोलेंगे, देखते हैं क्या खुलेगा। तो उन्होंने यहाँ एक्स लिखा था तो यहाँ भी एक्स लिखा है तो एक्स ही लिख देंगे। उसके बाद n+1 किया था, देखो n+1 किया ना, तो 3+1 करेंगे यानी 4 हो जाएगा, 3 1 4 होता है। और जो n+1 ऊपर लिखा है वही नीचे भी लिख दिया तो नीचे भी 4 आ जाएगा, ठीक है, प्लस सी। तो एक बहुत जनरल फॉर्म थी ये इंटीग्रेशन की, कहीं आपको इंटीग्रेशन ऑफ x³ dx लिखा है तो आप इस फॉर्मूले से खोल सकते हो उसे, है ना। बहुत सिंपल सी बात थी। अब एक ऐसे ही एक छोटा सा क्वेश्चन और है, कहीं मान लो लिखा था 2x³ और आपको इसका इंटीग्रेशन करना होता है dx यानी x के रिस्पेक्ट में, तो आप कैसे करते हैं, तो भी यही काम होता है ना। बस हमेशा ध्यान देना, हम लोग डिफरेंशियल पढ़ के आ चुके हैं, कांस्टेंट टर्म को आप चाहे डिफरेंशियल में कर रहे हो चाहे आप इंटीग्रेशन में कर रहे हो, हमेशा मेरे भाई बाहर फेंकते हैं, ठीक है। सो हमेशा मैं 2 को बाहर फेंकूंगा, या कहीं 5 या 10 या 20, कोई भी कांस्टेंट टर्म यानी कोई भी अचर पार्ट जिसका मान फिक्स है। अभी अब 2 ही तो रहेगा, 2 को आप 3 तो नहीं कह सकते हो ना, 5 ही तो रहना है, 5 को आप 6 तो नहीं कह सकते हो। तो जिनका मान फिक्स है हमेशा उनको कांस्टेंट टर्म कहते हैं। और कभी भी इंटीग्रेशन या डिफरेंशियल में कांस्टेंट टर्म आपको फंक्शन के साथ लिखी मिल जाती है तो उसको आप बाहर फेंकते हो, ठीक है। जैसे मुझे 2 लिखा मिल गया तो मैं 2 को बाहर फेंकूंगा और पूरा आपका इंटीग्रेशन x³ dx ऐसे ही रहेगा। अब सर इंटीग्रेशन x³ dx तो मैंने निकाला, x की पावर 4/4 आ रहा था, ठीक है। तो 4 x की पावर 4/4 आ गया और प्लस सी एक कांस्टेंट टर्म आ गई, ठीक है। अब इस 4 ने इसे 2 बार में काटा है, सब मल्टीप्लिकेशन का है यहाँ पे, ठीक है। यानी यहाँ पे प्लस वलस का कुछ नहीं, मल्टीप्लिकेशन का है। उसके बाद यहाँ नीचे 2 आ गया प्लस सी आ गया। तो इसका राइट आंसर क्या आया, इसका राइट आंसर ये आया, ठीक है। सो आप ऐसे छोटे छोटे इंटीग्रेशन कर सकते हो, ठीक है। ये मैंने आपको बहुत जनरल सा चीज़ बताई है अभी इंटीग्रेशन में, ठीक है। अभी हम लोग बड़े बड़े क्वेश्चन पे बढ़ेंगे, चिंता नहीं करनी है बस, ठीक है। तो एक बहुत छोटा सा है ये, तो मल्टीप्लिकेशन रूल मैंने कांस्टेंट टर्म के लिए आपको बता दिया, है ना। अब जैसे कि कोई भी एक चीज़ और देख लो, क्योंकि अभी मैं थोड़ी बहुत इंट्रो दे रहा हूँ आपको इसका, ठीक है। नॉर्मल इंटीग्रेशन को हम लोग कर रहे हैं पार्ट 1 पार्ट 2 को इस वीडियो के, ठीक है। सो देखो अब मैं थोड़े बहुत आपको और नॉर्मल इंटीग्रेशन बताता हूँ, देखो समझना इस बात को, मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पे इंटीग्रेशन लिखा है, मान लो 2x + 5x³ dx, ठीक है। सो इसमें क्या होगा सर, है ना, कभी आपको ऐसे 2 इंटीग्रेशन मिल जाए, है ना, तो आप दोनों को बांटोगे, यानी 2x को भी ये इंटीग्रेशन dx दोगे और 5x³ को भी ये इंटीग्रेशन dx दोगे। कैसे देंगे देखो, जैसे कि आपने पहले 2x लिखा, है ना, एक प्लस यहाँ पे लगाया और यहाँ पे 5x³ लिखा। सिंपल से ऐसे करना है, मैं आपको एक सिंपल सा इसका सोल्यूशन बता रहा हूँ, ठीक है। एक इंटीग्रेशन साइन यहाँ, एक इंटीग्रेशन का साइन यहाँ, क्योंकि हम दोनों को बांट रहे हैं, ठीक है। एक dx इसको भी दो और एक dx इसको भी दो, बस ये ऐसे ही खुल जाता है, ठीक है। यानी ये चीज़ 2x को भी आपने इंटीग्रेशन dx दिया और 5x³ को भी आपने इंटीग्रेशन dx दिया, ठीक है। मैं भाई बहुत जीरो पे जा रहा हूँ अभी क्वेश्चंस पे, ठीक है। पूरा एक्सप्लोर कर रहा हूँ, बहुत छोटी छोटी चीज़ें बता रहा हूँ, कहीं आपको ये सब आती हैं, ठीक है। तो आप पार्ट मैंने नीचे नीचे दे रखे हैं बहुत सारी वीडियो, मतलब इस वीडियो में कौन कौन से पार्ट हैं, तो आप पार्ट बाई पार्ट दे सकते हो। जो उन सा पार्ट आपको नहीं आ रहा है वहाँ से देख सकते हो, ठीक है। सो मैं तो भाई बिल्कुल जीरो से लेके चल रहा हूँ, है ना, इसलिए आपको जो सा पार्ट नहीं आ रहा है वहाँ से विजिट कर सकते हो, ठीक है भाई। चलो अब यहाँ पे क्या होगा सर, आपने तो कहा था जो कांस्टेंट टर्म होती है उसको बाहर फेंको, चलो बाहर फेंक देते हैं। और जो चीज़ बच रही है x dx बचा है ना, क्योंकि इंटीग्रेशन ये x बचा खाली और dx बचा। उसके बाद यहाँ पे भी सर 5 तो कांस्टेंट टर्म है, 5 को बाहर फेंको, इंटीग्रेशन ऑफ x³ बचा ना, तो x³ dx लिखो भाई, है ना। बहुत जनरल सी चीज़ है सर ये तो। अब x का क्या होता है, x²/2, यहाँ भी 2 + 5, यहाँ पे क्या होगा x⁴ प्लस सी टर्म आ गई, है ना। ये सर कर कैसे रहे हो, x²/2 कहाँ से आ गया, देखो ना भाई इसकी पावर 1 है ना। और मैंने कहा था कभी भी x की पावर n में कोई फॉर्मूला होता है, जब भी x की पावर n में कोई फॉर्मूला होता है तो वो ऐसे खुलता है, ठीक है। यानी n में 1 ऐड कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे n तो था नहीं, यहाँ तो 1 था, तो 1 में 1 ऐड करोगे तो 2 हो गया। यहाँ पे 3 था तो 3 में 1 ऐड करोगे तो 4 हो गया। और जो चीज़ ऊपर लिखो उसको नीचे भी लिखो, बस क्वेश्चन खत्म, ठीक है। सो इस 2 से 2 काट सकते हो आप, तो क्या बचा x² + 5/4 एक साथ लिखो, x⁴ प्लस सी टर्म को एक साथ लिखो, ठीक है। ये देखो रियल आंसर आपका तुरंत आ जाता है, ठीक है। सो ऐसे ऐसे क्वेश्चन होते हैं, थोड़े नॉर्मल क्वेश्चन सही है इंटीग्रेशन के, ठीक है। ये सब आपको आने चाहिए, ठीक है भाई। चलो अब अगले पार्ट पे चलते हैं इस वीडियो के। सो गाइज़ यहाँ पे हमने 2 पार्ट अपनी वीडियो के कंफर्म कर लिए हैं, ठीक है। तो इस पर मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, मैंने आपको इंट्रोडक्शन बता दिया और नॉर्मल इंटीग्रेशन कैसे होते हैं थोड़ी बहुत चीज़ें बता दी। तो ये वाला पार्ट हम लोग का हो गया, ठीक है।
सो ये और ये हम लोग का 2 पार्ट हो गया इसका, ठीक है। अब हम लोग का थर्ड पार्ट चल रहा है ट्रिग्नोमेट्री का, ठीक है। चलो देखते हैं इसे कैसे करना है, ठीक है। इसको आराम से हम लोग सीखेंगे क्योंकि थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। अभी तो मैंने आपको बेसिक बताया था, बहुत थोड़ा थोड़ा चीज़ें, ठीक है। अब मैं थोड़ा आपको हाई लेवल पे ले चलता हूँ इंटीग्रेशन पे, ठीक है। सो देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री के कहीं कहीं यूज़ होते हैं, कहीं कहीं ट्रिग्नोमेट्री का पहले एक बहुत मेन फंडा नियम लगता है ट्रिग्नोमेट्री में, वो आप सीख लो आराम से, जिसे कहते हैं श्रृंखला नियम, ठीक है। श्रृंखला नियम, ठीक भाई। समझो ये कौन सा नियम है। श्रृंखला नियम क्या है सर? श्रृंखला नियम आपका ये नहीं कि ट्रिग्नोमेट्री में लग रहा है, आपके जनरल फॉर्म के क्वेश्चंस में भी लगता है, ठीक है। जैसे कि कैसे, यहाँ पे लिखा है मान लो इंटीग्रेशन ऑफ साइन टू एक्स, ठीक है। सर ये साइन वाइन कहाँ से आ गई, इनसे बहुत डर लगता है। कोई बात नहीं यार, कोई डर नहीं लगेगा, आप मैं बिल्कुल जन्नत से ले चल रहा हूँ आपको, आराम से सीखो पहले, ठीक है। तो श्रृंखला नियम का मतलब ये है सिंपल सा, पहली बात तो आपको कुछ फॉर्मूले याद होने चाहिए, जैसे कि आपको अवकलन वाले चैप्टर में कुछ फॉर्मूले आते हैं ना कि कहीं मैं साइन एक्स का अवकलन करता हूँ तो मुझे क्या मिलता है, कॉस एक्स का क्या मिलता है, ठीक है। सो यहाँ भी कुछ फॉर्मूले हैं। अब 2 फॉर्मूले मैं आपको याद करा दे रहा हूँ और फॉर्मूले आप खुद ही याद करना, ठीक है। अब जो 2 फॉर्मूले यहाँ पे मैं आपको याद कराऊंगा ना, उससे आपके 2 डिफरेंशियल वाली अवकलन चैप्टर के भी याद हो जाएंगे 2, यानी 4 टोटल फॉर्मूले आपको याद होंगे। कैसे देखो, कहीं मैं कहूँगा यहाँ पे 2 फॉर्मूले हम लोग पहले देखते हैं आराम से, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स क्या होता है, ठीक है। और ये वैसे सबको आता भी होगा और मैं तब भी आपको पूरा क्लियर कर दूंगा कि आपके दिमाग में कोई भी डाउट ना रहे इससे, ठीक है। मतलब इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स क्या होता है, ठीक है मेरे भाई। सो देखो क्या क्या होता है, मैं आपको समझा देता हूँ। पहले आप इसको समझो कि साइन एक्स और कॉस एक्स हम लोग डिफरेंशियल पढ़ के आए हैं, डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स हमको पता होगा क्या होता है, और डी अपॉन डी एक्स ऑफ कॉस एक्स भी हमको पता होगा क्या होता है, क्योंकि हम लोगों ने 5वें चैप्टर में ये सब पढ़ लिया है, ठीक है। हम लोग अब 7वां चैप्टर पढ़ रहे हैं, ठीक है। सो ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। चलो नहीं पता है तो आपको कम से कम फॉर्मूला तो पता ही होगा। देखो क्या होगा, साइन एक्स का हमेशा कॉस एक्स होता है, ठीक है। कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है। डिफरेंशियल कर रहे हैं मेरे भाई, ठीक है। अब जब आपको कोई 2 फॉर्मूले याद हैं तो आप 2 याद कर लोगे आराम से। कैसे देखो, ये पहले आया था ना आपका चैप्टर नंबर 5 तो पहले आ रखा है, उसके बाद ये यहाँ पे चैप्टर नंबर 7 आया है आपका, ठीक है। मतलब चैप्टर नंबर 5 पहले आ गया, ठीक है। यानी आप समझ सकते हो ये सन 1900 होगा और ये सन 2000 है, ठीक है। सन समझना है ना, यानी ईयर, ठीक है भाई। सो ये सन 2000 है, ये सन 1900, यानी बीत चुका है ये, ठीक है। तो साइन बढ़िया फंक्शन था अपने आप में, थोड़ी बात कहानी को मेरी समझना आप, ठीक है। साइन कभी कंफ्यूजन नहीं होगी जिंदगी में, ठीक है। कभी कंफ्यूजन नहीं होगी इन सब फॉर्मूले में, ठीक है। 4 फॉर्मूले तो आराम से आपके मुंह जवानी याद रहेंगे, ठीक है। हमेशा समझना इस कहानी को बस, ठीक है। आपने देखा सर 1900 पहले क्यों आ रहा है, क्योंकि चैप्टर नंबर 5 पहले, उसके बाद चैप्टर नंबर 7 आएगा, और 2000 बाद में आ रहा है, ठीक है। यानी सन 2000 बाद में आ रहा है, समझना। डिफरेंशियल आया था 1900 में, तो डिफरेंशियल में क्या हुआ है ना, कोई काल होगा, समझ सकते हो कि 1900 में कोई समय रहा होगा, तो 1900 का समय था जब अवकलन था, ठीक है। और फिर 2000 सन 2000 का समय आ गया जब आपका समाकलन आ गया, ठीक है। सो समझना, जैसे कि डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स अपने आप में बढ़िया फंक्शन था हमेशा ही, है ना। तो वो माइनस वाइनस नहीं देता था, उसके साथ किसी भी चीज़ को लगा दो तो वो प्लस ही देता था, ठीक है। तो जब भी इसको तो हमेशा कॉस ही बनाना है, और साइन कॉस को साइन बनाना है, साइन को कॉस बनाना है, ये हमेशा याद करना। आप चाहे इंटीग्रेशन कर रहे हो चाहे डिफरेंशियल कर रहे हो, हमेशा मेरे भाई याद करना कि कभी भी आपको साइन का इंटीग्रेशन या डिफरेंशियल कुछ भी करो, आप वो प्लस माइनस में हो सकता है, बट साइन या कॉस ही होगा। साइन का होगा तो कॉस होगा, कॉस का होगा तो साइन होगा, ठीक है। सो भाई साइन को तो देना था कॉस, क्योंकि साइन को कॉस देना ही है, कॉस को साइन देना तो साइन को कॉस, ठीक है। सो साइन को कॉस देना था तो इसने प्लस का दिया, ठीक है। इसने गद्दारी नहीं करी साइन ने, क्योंकि बढ़िया फंक्शन था। लेकिन जब कॉस की बारी आई तो कॉस ने माइनस साइन दे दिया, माइनस तो बेकार होता है ना भाई, तो इसने बेकार दे दिया यार, है ना। तब फिर आया 2000 का सन, ठीक है। तो फिर साइन ने कहा यार तूने पिछली बार मेरे से गद्दारी कर दी थी, मैंने तेरे को प्लस दिया था और तूने मुझको साइन माइनस का साइन दे दिया था, ठीक है। तब इसने, अब इसका नंबर तो शुरुआत में आता है ना, नंबर फर्स्ट फॉर्मूला तो ये है, नंबर सेकंड तो ये आता है, तो पहला नंबर साइन का ही आता है, तो यहाँ भी पहला नंबर इसका इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स का आया। तो साइन ने क्या किया, आपके माइनस ऑफ कॉस एक्स बना दिया, ठीक है। क्योंकि इसने कहा था पिछली बार मैंने तेरे को प्लस दिया था, है ना, तो तूने मेरे साथ गद्दारी करके मुझे माइनस दे दिया जब तेरी बारी आई थी, ठीक है। तो इसने अब की बार इंटीग्रेशन ने 2000 सन में, जब बाद में इसकी चांस आई दूसरे वाले सन में, तो इसने माइनस दे दिया। क्यों दिया होगा, क्योंकि इसने पिछली बार कॉस ने इसके साथ गद्दारी कर दी थी। बहुत सिंपल सी बात है, मैंने आपको भाई ये कहानी के माध्यम से एक्सप्लेन किया इस चीज़ को, मैं समझता हूँ कि समझ में तो आया होगा, ठीक है। अब देखो इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स, अब भाई कॉस एक्स की बारी आई, तब कॉस एक्स को समझ में आया यार गलती तो हो गई थी यार, उसने मुझे भाई प्लस का दिया था, जब मेरी चांस आई तो मैंने तो माइनस का दे दिया, ठीक है। सो फिर कॉस एक्स ने क्या किया, अब की बार इसने अपनी अच्छी बात करी, इसने प्लस का ही दिया, ठीक है। और हमेशा हमको याद है कि कभी भी आप डिफिनेट इंटीग्रल का कभी भी इंटीग्रल कर रहे हो किसी फंक्शन का, तो प्लस सी कांस्टेंट आता है तो एक सी कांस्टेंट आएगा हमेशा, ठीक है। लेकिन डिफरेंशियल में ऐसा सी नहीं आता है, ठीक है।
सो समझ में आ गया होगा। अब मैं आपसे पूछूंगा तो आपको आराम से आ जाना चाहिए, ठीक है। सो ये 2 फॉर्मूले मैंने आपको याद कराए, ठीक है। अब देखो, हमेशा श्रृंखला नियम का मतलब क्या है, आपने वैसे पढ़ा होगा, यहाँ भी मैं आपको बता देता हूँ। इंटीग्रेशन में क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x dx लिखा है जैसे यहाँ पे, ठीक है। सो आपको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन साइन dx 2x dx में पहले तो साइन x का क्या होता है आपको ही पता होना चाहिए। तो साइन x का माइनस ऑफ कॉस x है ना, याद हो गया ना अब तो आराम से। इंटीग्रेशन में साइन हमेशा माइनस देगा, ये ध्यान देना, ठीक है। सो इंटीग्रेशन ऑफ साइन x का माइनस ऑफ कॉस x, तो साइन 2x का माइनस ऑफ कॉस 2x, ठीक है। जो चीज़ बच रही है उसका आप दोबारा से डिफरेंशियल करते थे वहाँ पे अवकलन वाले चैप्टर में। यहाँ भी डिफरेंशियल होगा, लेकिन वहाँ पे क्या करते थे, मल्टीप्लिकेशन में लगा देते थे। यहाँ पे मेरे भाई अपॉन में ले आओगे डिफरेंशियल करके, डी अपॉन डी एक्स। जो चीज़ बच रही है, जैसे कि साइन 2x का तो कॉस 2x हो गया ना, लेकिन 2x का तो नहीं हुआ ना, 2x तो बच गया, तो यहाँ पे 2x होगा, ठीक है। और एक टर्म सी जरूर लाओगे, ठीक है, कभी भी आप इंटीग्रेशन कर रहे हो तो याद करना, ठीक है भाई। सो यहाँ से हुआ क्या सर, साइन का तो कॉस होता है ना, तो साइन 2x का माइनस ऑफ कॉस 2x, ठीक है, क्योंकि साइन x का माइनस कॉस होता है, ठीक है। सो माइनस ऑफ कॉस 2x आ गया। जो चीज़ बचती है उसका डिफरेंशियल अपॉन में करते हैं, ना कि गुणा में करते हैं, ठीक है, यानी नीचे भाग में ले जाके करते हैं, ठीक है मेरे भाई। सो इसका आंसर क्या आएगा, माइनस ऑफ कॉस 2x। बहुत गहराई में ले गया हूँ भाई, आराम से समझना है इस क्वेश्चन को, ठीक है। यही आपका आंसर है रियल, ठीक है भाई। मेरे ख्याल से समझ में आया होगा, है ना। ऐसे होते हैं थोड़े बहुत ट्रिग्नोमेट्री के, है ना। पहले आपको कुछ फॉर्मूले याद होने चाहिए, उसके बाद ही आप कर सकते हो, ठीक है। आ रही बात समझ में। तो अब देखो, एक दो क्वेश्चंस और कर लेते हैं हम लोग, ठीक है, फिर आगे चलते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन और मैं आपको बताता हूँ, ऐसे जनरल सही, ठीक है। कहीं मान लो लिखा है कॉस ऑफ 5x² dx, ठीक है। ऐसा कोई क्वेश्चन लिखा है तो आप कैसे करेंगे, देखो। पहले तो आप कॉस का इंटीग्रेशन जानना होगा। कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है सर, कॉस का सर साइन होता है, ना कि माइनस साइन। कॉस हमेशा इंटीग्रेशन में प्लस दे देगा, क्योंकि वो सुधर चुका है अब, ठीक है। सो कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन होता है, ठीक है। सो साइन 5x², ठीक है। जब भाई कॉस x का साइन x होता है तो कॉस 5x² का साइन 5x² होगा। लेकिन जो चीज़ बच रही है, जब 5x² बचे ना, उसका डी अपॉन डी एक्स नीचे ले जाके जरूर करो, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ गया, डी एक्स तो हट गया ना, टोटल आपका इंटीग्रेशन हो गया प्लस सी कॉन्स्टेंट में आ गया, ठीक है भाई। अब यहाँ से क्या होगा, साइन 5x² अपॉन, यहाँ पे क्या होगा, देखो भाई, ये आपकी एक कांस्टेंट टर्म है। कांस्टेंट टर्म को बाहर फेंकोगे, x² का डिफरेंशियल 2x होता है, तो 10x टोटल आ जाएगा आपका। डिफरेंशियल पे अभी नहीं ले जाऊंगा मैं आपको, क्योंकि ये सब डिफरेंशियल के क्वेश्चन है आपके एक्सरसाइज 5 के, आपने करे होंगे मैं आशा करता हूँ, ठीक है। सो ये आपका आंसर आ गया, देखो, ठीक है। सो बहुत सिंपल सिंपल सी बातें हैं, ठीक है भाई। अब देखो एक दो क्वेश्चन और, जैसे कि मैं कह दूंगा आपसे, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। सो यहाँ पे देखो ट्रिग्नोमेट्री यूज़ हो रही है आपकी सीधे सीधे, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री कैसे यूज़ हो रही है, समझना इस बात को। ट्रिग्नोमेट्री आपकी ऐसी यूज़ हो रही है कि पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि किसका फॉर्मूला है। ट्रिग्नोमेट्री में एक फॉर्मूला होता है, आपने कहीं पढ़ा होगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है, ठीक है। सो वो फॉर्मूला यूज़ हो रहा है यहाँ पे। अब मैं पूरी ट्रिग्नोमेट्री तो बताने नहीं बैठ रहा हूँ ना आपको, कि मैं आपको क्लास 10 से लेके क्लास 12 तक की पूरी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाऊँ, कौन कौन से फॉर्मूले होते हैं, क्या क्या सब कुछ ना। जनरल चीज़ें बता दे रहा हूँ, जैसे कि ये मेन फॉर्मूला यूज़ हो रहा है इंटीग्रेशन बहुत जगह, ठीक है। तो आपको पता है कि साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स जब 1 होता है तो आप यहाँ टोटल ऑफ 1 रख दोगे, ठीक है। इस पूरी चीज़ की जगह 1, इंटीग्रेशन डी एक्स आपका ऐसे चल रहा है। अब इससे एक चीज़ और समझने को मिलेगी, सर यहाँ 1 तो आपका क्या है, कांस्टेंट टर्म है, इसको बाहर फेंको। तो जब 1 को ही बाहर फेंक दूंगा तो अंदर क्या बचेगा, कुछ नहीं सर, 1 कह सकते हैं, लेकिन 1 बचा हुआ है, क्योंकि 1 इंटू 1 1 ही रहता है, ठीक है। सो आपने एक 1 को कहीं बाहर भी फेंक दिया तो भी आपका ये एक 1 बचा हुआ है, ठीक है। सो ये जो 1 बचा है ना, हमेशा आप ध्यान देना, इंटीग्रेशन चाहे आप 1 dy कर दो, चाहे इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx कर दो, चाहे इंटीग्रेशन ऑफ 1 dz कर दो, है ना। जैसे डी जेड कर रहे हो तो आपका जेड निकल के आएगा, ठीक है। कहीं आप एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो एक्स निकल के आएगा, कहीं आप वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो आपका वाई निकल के आएगा, ठीक है ना भाई। सो ये ध्यान देना हमेशा, ठीक है। सो 1 का कर रहे हो एक्स के रिस्पेक्ट में तो एक्स निकल के आएगा, इसका रियल आंसर आपका एक्स आ जाएगा, ठीक है। सो इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू एक्स होता है, ठीक है। सो बहुत सिंपल सी चीज़ें ये सब आनी चाहिए आपको, ठीक है। अब कुछ और क्वेश्चन करेंगे इंटीग्रेशन के हम लोग, ओ क्या कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्री यूज वाले क्वेश्चन, ठीक है। थोड़ा सा आप लोग ध्यान देना, और जैसे हम लोग आगे वाले पार्ट में पढ़ेंगे तो वहाँ भी कुछ चीज़ें हैं ट्रिग्नोमेट्री की, तो वो भी साथ में करते हुए चलेंगे, ठीक है। किसी एक चीज़ को नहीं चल रहे हैं हम लोग पकड़ के, ठीक है, आगे भी करते हुए चलेंगे, ठीक है। अब यही आपके ट्रिग्नोमेट्री में एक प्रतिस्थापना नियम होता है, उसको भी थोड़ा जान लो। जैसे आपने श्रृंखला नियम पढ़ लिया ना, वैसे ही एक प्रतिस्थापना नियम होता है, इसको मैं ट्रिग्नोमेट्री के साथ लेके चलूंगा।
प्रतिस्थापना नियम भी थोड़ा सा जान लो आप लोग आराम से, तो ये सरल हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। ये भी आपका पार्ट नंबर 3 चल रहा है इस वीडियो का, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा बड़ा पार्ट है भाई, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री आप समझ सकते हो बड़ी है अपने आप में। अब जैसे कि यहाँ पे लिखा है प्रतिस्थापना का क्या मतलब है, आप समझ लो, जैसे कि है ना, जैसे कि लिखा है यहाँ पे फॉर द एग्जाम्पल, ठीक है, साइन क्यूब एक्स, मैं भी ट्रिग्नोमेट्री को ही लेके चल रहा हूँ, कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स लिखा हुआ है ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। सो आप कैसे करोगे ऐसे क्वेश्चंस को, देखो यहाँ पे भाई पहली बात तो ट्रिग्नोमेट्री लगी हुई है ना। पहले इस फंक्शन को थोड़ा बहुत आप रिड्यूस करोगे एक अच्छी सी फॉर्म में, ठीक है। कैसे कर सकते हैं सर अच्छी सी फॉर्म में रिड्यूस, देखो मेरी बात सुनो आराम से हो जाएगा, ठीक है, देखो आराम से पहले, ठीक है। ये लिखा है साइन क्यूब एक्स, ये लिखा है साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। सो आप क्या करोगे, साइन क्यूब एक्स को साइन एक्स साइन स्क्वायर एक्स के रूप में तोड़ोगे, ठीक है। साइन एक्स साइन स्क्वायर एक्स साइन क्यूब एक्स ही होता है, और कॉस स्क्वायर एक्स आपका ऐसे चल रहा है, ठीक है। इंडिकेशन डी एक्स ऐसे चल रहा है। देखो भाई फंक्शन को कैसे रिड्यूस करते हैं वो मैं आपको सिखा रहा हूँ थोड़ा बहुत, ठीक है। जैसे कि आपने इसे दो जगह तोड़ लिया ना, अब क्या करोगे, अब कॉस को ले आओ बीच में, है ना, और इस वाले साइन को ले आओ सबसे इधर, देखो कैसे होगा। जैसे कि अब इधर आपका साइन स्क्वायर एक्स ही रहने दो, गुणा में है तो आगे पीछे कर सकते हैं हम लोग, और कॉस स्क्वायर एक्स इधर ले आओ, उसके बाद साइन एक्स इधर ले आओ, ठीक है। इस साइन एक्स को सबसे इधर ले आया, कॉस स्क्वायर को बीच में ले आया, इस साइन स्क्वायर को सबसे इधर ले आया, ठीक है, डी एक्स। ये ऐसे आपने कर लिया। ऐसे फ़ायदा क्या होगा अभी देखो, अभी समझ में आ जाएगा आराम से, कुछ नहीं करना है। देखो यहाँ पे एक फॉर्मूला भी मैंने आपको ऊपर ही जस्ट बताया है कि साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स आपका 1 होता है, ठीक है। सो यहाँ से कहीं मैं साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालना चाहूँ तो इधर तो 1 है, इसको इधर भेजूंगा मैं, है ना, तो माइनस का आएगा क्योंकि इधर प्लस था, तो माइनस ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। सो साइन स्क्वायर एक्स की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स पुट कर सकते हैं, ठीक है। सो ये देखो साइन स्क्वायर एक्स है तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इसकी जगह मैं पुट कर सकता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स आपका चल रहा है, साइन एक्स चल रहा है, ठीक है भाई, डी एक्स। अब देखो क्या करना है, अब कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन हो गया खत्म, ठीक है। अब बहुत छोटी सी एक चीज़ इसमें, वही प्रतिस्थापना नियम जो मैं आपसे कह रहा था, क्योंकि मैंने थोड़ा बहुत रिड्यूस किया पहले फंक्शन को, अब मैं इसमें प्रतिस्थापना नियम लगाऊंगा। देखो कैसे, कहीं में यहाँ पे जहाँ जहाँ भी ना कॉस लिखा है, जहाँ जहाँ कॉस लिखा है पूरे फंक्शन में, ये है ना, वहाँ पे टी रख दूँ, ठीक है। जहाँ भी कॉस लिखा है ना, कॉस की जगह मैं टी रख दूँ, ठीक है। कॉस एक्स की जगह, मतलब कॉस एक्स की जगह कहीं मैं टी रख देता हूँ। अब यहाँ पे एक आपको एक इक्वेशन टाइप की मिली ना, दोनों ही पक्षों में आप डिफरेंशियल करो, यही प्रतिस्थापना नियम है। एक चीज़ को आप कुछ लेट करो, यानी मान लो कुछ, जैसे मैंने यहाँ पे कॉस स्क्वायर को टी मान लिया, ठीक है। सो आप ऐसे कुछ मानोगे ना तो आपको कुछ चीज़ें मिल जाती हैं। कैसे मिलती हैं, कि आप दोनों पक्षों में यहाँ पे अवकलन करते हो तो कॉस एक्स का माइनस ऑफ साइन एक्स, ठीक है। और डी टी बाई डी एक्स होता है तो डी एक्स इधर आ गया, इधर खाली डी टी बचा आपका, ठीक है भाई। सो देखो ये चीज़ मिल गई आपको, है ना। कहने का मतलब क्या है सर, देखो साइन एक्स डी एक्स इधर लगा हुआ है ना, और यहाँ पे देखो साइन एक्स डी एक्स को आप डी टी लिख सकते हो, बट कब, जब आपने कॉस एक्स को टी माना हो, ठीक है। सो यहाँ पे चलो जहाँ जहाँ कॉस है ना उसको टी मान लेता हूँ मैं, है ना। सो देखो क्या होगा, सो इंटीग्रेशन यहाँ पे मैंने 1 था ये तो, है ना, 1 माइनस टी स्क्वायर, क्योंकि ये तो कॉस स्क्वायर है ना, और कॉस एक्स को टी माना तो ये टी स्क्वायर हो गया, ठीक है। और फिर बाहर भी टी स्क्वायर, और इस पूरी टर्म को मैंने यहाँ पे डी टी ले सकता हूँ, कॉस एक्स डी एक्स, कॉस एक्स डी एक्स को मैं डी टी ले सकता हूँ, ठीक है। लेकिन यहाँ पे माइनस भी एक साइन है, ठीक है, तो इस माइनस को टोटल ऑफ बाहर फेंकेंगे हम लोग, ठीक है भाई। और इक्वल टू के इधर हम लोग का चल रहा है इंटीग्रेशन ऑफ, देखो इस टी को अंदर लाओ तो टी स्क्वायर माइनस टी की पावर 4 हो गया, है ना, और डी टी हो गया। अब यहाँ से आप इंटीग्रेशन लगा दोगे, है ना, दोनों पक्ष में तो हो जाएगा टी क्यूब बाई 3 माइनस का माइनस माइनस प्लस, और टी 5/5, ठीक है, प्लस एक सी टर्म आएगी आपकी कॉन्स्टेंट टर्म जिसे कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे टी की वैल्यू रखनी है आपको खाली, और क्वेश्चन हो गया खत्म, ठीक है। टी की वैल्यू क्या थी सर, टी की वैल्यू तो कॉस एक्स है सर, तो यहाँ लिख दो खाली, तो माइनस ऑफ कॉस क्यूब एक्स बाई 3 प्लस यहाँ पे भी कॉस 5x/5 प्लस सी, ठीक है। सो देख लो ये क्वेश्चन का आंसर आ गया सिंपल से, ये 5 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आया था, ठीक है। सो ये प्रतिस्थापना नियम है, यानी देखो आपने एक चीज़ को लेट किया यानी प्रतिस्थापित किया तो आपको दूसरी चीज़ मिल गई, दूसरी चीज़ मिली नहीं मिली, इसको आप कुछ और लिख सकते हो जब आपने कॉस एक्स को टी मान लिया हो, ठीक है। सो आपका देखो क्वेश्चन कितना हल्के से हो गया बिल्कुल, है ना। तो इसको कहते हैं प्रतिस्थापना नियम। कोई जरूरी नहीं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में लग रही है, हर फंक्शन में ही लग सकती है मेरे भाई, ठीक है। सो ये हम लोग का पार्ट था भाई ट्रिग्नोमेट्री का। मैंने थोड़ा बहुत आपको रिड्यूस करना सिखाया, फंक्शन को कैसे रिड्यूस करते हैं, थोड़ी बहुत मैंने आपको फॉर्मूले बताए, ठीक है। और अलग से भी फॉर्मूले लगते हैं भाई, है ना, जैसे साइन 2x का क्या फॉर्मूला होता है, कॉस 2x का, टेन 3 थीटा का, ये सब फॉर्मूले लगते रहते हैं, ठीक है। सो ये सब थोड़े बहुत फॉर्मूले आपको याद होंगे तो आपका आराम से हो जाएगा ये, है ना, कोई बड़ी बात नहीं है। तो हम लोग का इसी प्रकार से भाई हम लोग का पार्ट 3 भी इसमें पूरा होता है। फुल ट्रिग्नोमेट्री इन इंटीग्रल मैंने आपको बता दिया, ठीक है। श्रृंखला नियम क्या होता है, उसमें प्रतिस्थापना नियम कैसे लगाएंगे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में, रिड्यूस कैसे करते हैं, थोड़ा बहुत एक्सप्लेन किया आपको मैंने, ठीक है।
ये पार्ट भी आपका खत्म। ठीक है, अब जो हम लोग का फोर्थ पार्ट आता है फॉर एक्सरसाइज 7.4 एंड 7.5, इसको स्टार्ट करते हैं हम लोग। सो गाइज अब हम लोग यहाँ पे फोर्थ पार्ट पे आ गए हैं इस वीडियो के। ठीक है, जिसमें मैं आपको 7.4 7.5 के लिए कुछ चीज़ें बताऊंगा, इनको आराम से याद करना। कुछ क्वेश्चंस को पहले मैं लेके चलूंगा, फिर आपको फुल्ली एक्सप्लेन करूंगा इसमें है क्या। ठीक है, यहाँ पे आपको कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे जिसमें अपॉन में एक तगड़ी सी इक्वेशन लिखी होगी, है ना। कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस भी मिलेंगे कि ऊपर आपको कुछ चीज़ लिखी मिल जाएगी। ठीक है, तो कैसे करना है देखो, मैं आपको सब समझाऊंगा, चिंता नहीं। पहले आप कहीं मैं 7.4 की बात करूँ, है ना, तो आपको क्वेश्चंस जो मिलने वाले हैं वो इस टाइप में मिलेंगे। ठीक है, कभी कभी ऊपर भी कुछ लिखा होगा। ठीक है, यहाँ पे भी कोई इक्वेशन हो सकती है, जैसे नीचे एक इक्वेशन लिखी है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी द्विघातों की समीकरण नीचे लिखी है, ऐसी कोई ऊपर भी इक्वेशन हो सकती है। ठीक है, सो पहली बात तो हमको ऐसे क्वेश्चंस कैसे करने हैं वो सब मैं आपको बताता हूँ। इसमें भाई देखो कुछ फॉर्मूले हैं। सबसे पहली बात तो ये है, फॉर्मूले से बेस्ड है पूरा क्वेश्चन ये, है ना। तो फॉर्मूले आपको कैसे याद करने हैं, है ना। अब मैं फॉर्मूले पे मैंने इस पे बना रखा है अपने चैनल पे, आप कहीं जाके देखोगे तो मैंने आपको पूरे फॉर्मूले याद कराए हैं उसमें, और विथ द ट्रिक। ठीक है, ट्रिक के साथ याद कराए हैं। तो आप कहीं 334 पेज पे आओगे एनसीईआरटी के। ठीक है, तो कुछ यहाँ पे लिखा कुछ विशिष्ट फलनों के समाकलन, यानी इंटीग्रल ऑफ सम पर्टिकुलर फंक्शंस। ठीक है, सो यहाँ पे ये जो 6 फॉर्मूले हैं या याद होने चाहिए आपको आराम से, तो आप कर ले जाओगे। नहीं आते हैं, याद नहीं हो रहे हैं सर किसी हिसाब से, डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दूंगा स्पेशली फॉर फॉर्मूला वीडियो, आप जाके देख लेना। 10 मिनट लगाओगे फुल फॉर्मूला याद विद द ट्रिक। ठीक है, सो आप वहाँ से फॉर्मूला याद कर सकते हो आराम से। ठीक है भाई, अब देखो क्वेश्चंस पे आते हैं। ठीक है, अब मैं फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करूँगा डायरेक्टली। आपको मैं ये सोच रहा हूँ कि आप वो वीडियो देख के आ चुके हो 10 मिनट वाली, और आपको फॉर्मूले सारे तो याद हो गए कम से कम। ठीक है, सो एक बार वीडियो जरूर देख के आना, तभी आगे की चीज़ें समझ में आएंगी, क्योंकि अब मैं फॉर्मूला याद कराने लगूंगा तो बहुत बड़ी वीडियो जाएगी, और जब मैंने वही काम कर रखा है अपने चैनल पर, मैं दोबारा क्यों करूँ। ठीक है, सो आप एक बार चैनल वाला वीडियो देख लेना, मतलब तो आपको फॉर्मूले आराम से याद हो जाएंगे। ठीक है, सो यहाँ पे क्या होगा देखो, फॉर्मूला यूज़ मैं कर लूँगा, खैर अभी हम लोग पहले इस पर आते हैं। ठीक है, पहले आपको नीचे जो इक्वेशन दी होगी ना, उसको आपको पहले पूर्ण वर्ग रूप में बनाना होगा। ठीक है, यानी फुल स्क्वायरिक इक्वेशन बनानी होगी इसे। देखो कैसे, पहले मैं इक्वेशन उठाऊंगा x² माइनस ऑफ 6x प्लस ऑफ 13। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, है ना। मैं एक चीज़ पहले यहाँ पे आपको डिनोट करके दिखा रहा हूँ, ये आपने क्लास 10th में सीखी है, 8th में सीखी है। ठीक है, +4 2 का स्क्वायर यानी 4। ठीक है, जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे ना, चलो मैं करके दिखाता हूँ। जैसे कि x-3 का होल स्क्वायर क्या होगा, x² प्लस 3×3 = 9 माइनस ऑफ 3×2 = 6 और 6x, और प्लस 4 यानी 2 का स्क्वायर यानी 4। ठीक है, इसको पूरा सॉल्व करो। सो x² ये 9 ये 4 9 4 13 होता है। ठीक है, माइनस ऑफ 6x, और यहाँ पे प्लस का 13 आएगा क्योंकि प्लस का ही आ रहा है। ठीक है, सो देखो वही चीज़ मिल गई हमको। ठीक है, यानी अब देखो ये वाली टर्म भी स्क्वायर में, ये वाली टर्म भी स्क्वायर में, मतलब ये पूर्ण स्क्वायर में आ गई, यानी पूर्ण वर्ग के रूप में आ गई। ठीक है, सो आपको पहले इसमें ऐसे तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तब ये क्वेश्चन हो पाएंगे। यानी इस इक्वेशन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिया, या इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो वही इक्वेशन है, मैंने इसको यहाँ पे थोड़ा रिड्यूस किया है पूर्ण वर्ग के रूप में। सो यहाँ पे जो dx लिखा था ना ऊपर, उसके बाद नीचे जो इक्वेशन लिखी थी इसकी जगह मैं लिख दूंगा। ठीक है, सो देखो x-3 का होल स्क्वायर पूर्ण वर्ग रूप में नहीं आता बनाना, आप सीख सकते हो। ठीक है, मेरे ख्याल से सभी बच्चों को आता होगा, क्योंकि अब 12th में आ गए हो, ये सब तो आना ही चाहिए आराम से। ठीक है, नहीं आता है कोई दिक्कत नहीं, आप देख लेना सीख लेना, है ना, तो बन जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, इक्वेशन को पूर्ण वर्ग रूप में कैसे बनाते हैं, तो ट्रिक्स बहुत हैं उसकी भी, आप देखना ढूंढना मिल जाएगा। ठीक है, समझ लेना उनसे भी। अब जब आपने इसे पूर्ण वर्ग के रूप में बना दिया, तो बस कुछ नहीं करना है, एक चीज़ को लेट करना है, वही प्रतिस्थापना नियम जो अभी मैंने अभी जस्ट पहले पढ़ाया है। ठीक है, वही प्रतिस्थापना नियम लगाना है। फॉर एग्जाम्पल मैं x-3 को यहाँ लेट कर लूँ टी के रूप में, है ना। सो यहाँ पे मैं कहीं दोनों पक्षों में अवकलन करता हूँ, तो x का क्या होगा, 1 होगा सर, क्योंकि भाई देखो d/dx मैं करना चाहता हूँ x-3 का भी, और इधर भी मैं d/dx करना चाहता हूँ। कुछ नहीं किया भाई, d/dx दोनों साइड में लगाया, और x-3 t वैसी x-3 t वैसी है। ठीक है, अब d/dx ऑफ x यानी dx कट गए, फिर माइनस, यानी यहाँ तो 1 बचा ना, dx कट गया, तो फिर माइनस किसी भी कांस्टेंट टर्म का 0 होता है। ठीक है, सो आप इधर आपका ये बचा, इधर क्या बचा dt/dx, है ना। सो यही जो नीचे वाला dx होता है ना, इसी को हम लोग उधर भेजते हैं, तो dx ये तो टोटल 1 ही है आपका, 1 - 0 1 ही रहता है, तो 1 की मल्टीप्लिकेशन dx से होगी, तो dx ही रहने वाला है, इधर आपका dt बचा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ सर, इसका मतलब ये हुआ कि जब आपने x-3 को t माना है ना, तो आप dx को dt लिख सकते हो। ठीक है, सो इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन इस चीज़ को मैं डी टी लिख सकता हूँ। ठीक है, चलो देखते हैं। सो इस चीज़ को मैं कहीं डी टी लिख सकता हूँ, तो यहाँ पे टी स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि x-3 का स्क्वायर है, और x-3 को टी माना था, तो टी का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर,
तो यहाँ पे अभी एक इक्वेशन फॉर्म बनती है आपकी, जो कि मैंने कहा था आपको फॉर्मूला याद होने चाहिए। कहीं आपको फॉर्मूला याद होते तो ये क्वेश्चन आपसे आराम से हो जाता, ठीक है। अब कैसा फॉर्मूला लगेगा सर इसमें, देखो एक फॉर्मूला कहीं आपने अभी याद करके आए हो तो पढ़ा होगा, डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/a tan इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी, ठीक है। सो ये देखो ये फॉर्मूला खुलता है ऐसे, मतलब इंडिकेशन कहीं आपको कुछ ऐसा पार्ट में दिख जा रहा है ना, सेम सेम टू सेम, तो आप उसे ऐसे खोल सकते हो टेन इनवर्स में, मतलब आंसर उसका ऐसा आ जाएगा इंडिकेशन के बाद, ठीक है। ये डायरेक्टली फॉर्मूले होते हैं, तभी फॉर्मूला याद करने की जरूरत है, ठीक है। ये फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ हो रहा है, ठीक है मेरे भाई। सो देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर था तो यहाँ टी स्क्वायर है, यहाँ पे ए स्क्वायर ए बी सी तो आपके अचर पार्ट होते हैं ना, कॉन्स्टेंट टर्म होती है, यहाँ पे दो है, देखो दो भी अचर ही है ना, मतलब सेम टू सेम वैसी टर्म का क्वेश्चन है, पूरा वैसे ही दिख रहा है, ठीक है, बस थोड़ा नंबर चेंज है। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन कैसे खुला था, तो इसका कैसे खुलेगा, डी एक्स अपॉन टी स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर। यहाँ पे क्या होता है 1/a, यानी ये जो बाद वाले लिखा है ना इसको 1 में ले आओ, तो यहाँ 2 लिखा है तो 1/2, उसके बाद tan इनवर्स, उसके बाद लिखा एक्स अपॉन ए यानी एक्स अपॉन ए यानी t/2, ठीक है, t/2 प्लस सी। बस देखो ऐसे सिंपल से खुल गया। अब यहाँ खाली आपको t की वैल्यू रखनी है बस, तो 1/2 और t की वैल्यू क्या है tan इनवर्स, t की वैल्यू क्या है भाई x-3/2 प्लस सी, ठीक है। इसको आप ऐसे कोण में है ना ये आपका, तो ब्रैकेट में कर दो बस, बस ये रियल आंसर आ गया इतना। लेकिन देखने में कितना टफ लग रहा था क्वेश्चन, और था कितना छोटा था, ठीक है। सो ऐसे आपको थोड़े बहुत खाली फॉर्मूले याद होंगे ना, वो जो 6 फॉर्मूले हैं, तो आप पूरी एक्सरसाइज निपटा दोगे 7.4, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब मैं एक ऐसा क्वेश्चन बताता हूँ जिसमें आपको यहाँ तो खाली नीचे एक क्वेश्चन देखिए, ऊपर भी दियो नीचे भी दियो, वैसा कैसे करेंगे उसको समझना। सो गाइज अब ये इस टाइप का भी क्वेश्चन आप लोग देखो, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए भी, है ना। सो इसको भी समझना थोड़ा सा, मैं बताता हूँ कैसे करना है। देखो यहाँ पे तो ऊपर वाला जो क्वेश्चन था, ऊपर वाले में तो खाली नीचे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी थी, उसका इंडिकेशन करना था। यहाँ पे क्या है, नीचे भी दे रखी है सर, ऊपर भी दे रखी है, तो कैसे करेंगे समझना। यहाँ पे आप एक रूल लगाओगे, मैं बता देता हूँ रूल क्या है। ऊपर वाली जो यहाँ पे एक इक्वेशन टाइप दे रखी है ना, इसको रिड्यूस करोगे थोड़ा सा, जैसे कि x+2 को आप ऐसे लिख सकते हो यहाँ पे, या हर एक क्वेश्चन में होगा, ध्यान दे लेना। सबसे पहले लिखोगे a d/dx, ये फॉर्मूला है भाई, ये ध्यान देना। नीचे वाली इक्वेशन पूरी लिख दो, 2x² प्लस 6 प्लस 5, ठीक है। उसके बाद प्लस करके b लगा दो यहाँ पे खाली, ठीक है। सो ये आपकी पूरी देखो, मतलब इस चीज़ को आप ऐसे रिड्यूस करोगे, ये आपका रियल फॉर्मूला है, ठीक है। a लिख देना अपने मन से, d/dx करना, नीचे जो लिखा है उसका प्लस b अपने मन से लिख देना, ठीक है। बस इसको आप ऐसे रिड्यूस करो, अब कुछ नहीं करना है, d/dx करो सेकंड वाली इक्वेशन का। सो 4x हो गया, हाँ 2 आगे आएगा तो 4x हो गया ना, प्लस 6 हो गया, और इसका तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो इसका मैंने अवकलन कर दिया क्योंकि d/dx लगा था आगे, और 4 प्लस b आपका ऐसे ही रहा मेरे भाई, ठीक है, और x+2 आपका साथ में चल रहा है। बस मेरे भाई कुछ नहीं करना यहाँ पे, मतलब ये a था, ठीक है। अब यहाँ पे a और b की वैल्यूज़ निकालनी, कैसे निकालनी है सर, देखो जैसे कि आप a की पहले मल्टीप्लिकेशन करो अंदर, तो क्या आएगा 4ax प्लस a की इससे 6 से भी करेंगे तो 6 ठीक है, और प्लस b, ठीक है, और इक्वल्स टू x+2। अब यहाँ पे चर और अचर पार्ट की तुलना कर दो, बस a और b की वैल्यू मिल गई, आपका क्वेश्चन हो गया खत्म, ठीक है। चर और अचर क्या है सर, देखो ये भी समझ लो। जैसे कि यहाँ पे a b जो होते हैं ना, वो हमेशा अचर पार्ट होते हैं, कांस्टेंट टर्म होती है, ठीक है। सो उनकी आप 2 से कराओगे, क्योंकि 2 इधर इधर साइड में तो 2 है ना अचर पार्ट, और इधर साइड में कौन से अचर पार्ट है, a और b, है ना। और चर कौन कौन से पार्ट होंगे, जिनके पास x y z ये सब टर्म्स होती हैं, उनको चर पार्ट कहते हैं, ठीक है। समझो पहले, आराम से देख लो, कोई बात नहीं। जैसे कि ये जो पूरी टर्म है 6a प्लस b, यहाँ पे कहीं x तो नहीं दिखाना, इस पूरी टर्म में नहीं दिखाना x, इसका मतलब ये जो पूरी टर्म है ये आपकी कौन सी पार्ट हो गई, अचर पार्ट हो गई, ठीक है। सो a प्लस b, ठीक है, और इज इक्वल्स टू 6a प्लस बी इज इक्वल्स टू, यहाँ पे इधर जो अचर पार्ट है ना उससे तुलना कराओ 2, ठीक है। सो यहाँ से आपकी एक इक्वेशन मिल गई। ऐसे ही अचर पार्ट की भी तुलना कराओगे, जैसे कि अचर पार्ट ये है टोटल, कहाँ कहोगे सर कहाँ पे अचर पार्ट है, 4a लगा है इसमें, तो x भी तो लगा है मेरे भाई, जहाँ एक्स वाई जेड मिल गया, यहाँ तो नहीं लगा था ना एक्स वाई जेड, इसलिए अचर था, जहाँ एक्स वाई जेड मिल गया ना वो चर पार्ट हो जाएगा, और इधर क्या है, ये है चर पार्ट, ठीक है। सो इसकी तुलना करा दो, तो 4a इक्वल्स टू 1 आ गया। ये क्या आया सर, कैसे आ गया, इधर x के आगे 4a लगा है, यहाँ पे x के आगे 1 लगा है, एक तरह से देखा जाए तो, ठीक है, 1 इंटू एक्स एक्स ही रहता है, तो 1 लगा, इसके आगे 1 लगा, इसके आगे 4a लगा है, तो 4a बराबर 1 हो गया। a की वैल्यू आ गई 1/4, 1/4 को इसमें पुट करोगे तो b की वैल्यू भी मिल जानी है 1/2, ठीक है। सो a और b की वैल्यू मिल गई ना, कुछ नहीं करना था मेरे भाई, इसी इक्वेशन में, ये जो इक्वेशन चाहे आप फर्स्ट मान लेना, इसी इक्वेशन में a और b की वैल्यू रखना खाली, ठीक है। सो x+2 जो आपको ऊपर लिखा मिला था ना, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, a की वैल्यू क्या है 1/4, 4x प्लस 6, और प्लस b की वैल्यू क्या है 1/2, ठीक है। सो इस चीज़ को आप ऐसे लिख सकते हो। तो देखो आप क्वेश्चन कितना सरल हो गया, इंटीग्रेशन
1/4 4x प्लस 6 प्लस 1/2 और नीचे वाली टर्म है 2x² प्लस 6x प्लस 5, ठीक है, और dx, ठीक है। अब ये पूरी टर्म है ना जो, इसको भी दो और प्लस लगा के ये वाली टर्म इसको भी दो, ठीक है। सो हो जाएगा 1/4 को बाहर फेंको, इंटीग्रेशन 4x प्लस 6 अपॉन 2x² प्लस 6x प्लस 5, ठीक है, dx। और ये वाला प्लस का साइन इधर लगाया मैंने, और 1/2 कॉन्स्टेंट टर्म आ रही थी ऊपर साइड में तो इसको बाहर फेंका, और dx अपॉन नीचे वाली टर्म इसको भी दी 2x² प्लस 6x प्लस 5। मेरे ख्याल से समझ में आया होगा, खाली मैंने इसको और इसको अलग करके बांटा है, इसको है ना, इसको ये वाली जो नीचे चीज़ थी ना, इसको भी दिया इसको भी दिया, ठीक है, दोनों को दे दिया और एक प्लस का साइन लगा दिया। ये क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। इसको लेट करोगे तो देखो ऊपर वाली चीज़ मिल जाएगी, इसको टी मान लो ना और फिर डिफरेंशियल करो तो 4x प्लस 6। ये क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा सरल है। और इस टाइप का क्वेश्चन अब भी मैंने जस्ट नीचे खाली एक इक्वेशन दे रखी, तो आप कैसे करोगे, नीचे खाली एक इक्वेशन दे रखी तो आप कैसे करोगे, जस्ट अभी करा है, ठीक है। तो दोनों टाइप के क्वेश्चंस आपके लिए बहुत सरल है, इनको करना, ठीक है, अपने आप सोल्यूशन करना है इसका। मतलब एक देखो ये नया क्वेश्चन खुल गया आपका, है ना। इसी चीज़ को आपने कैसे तोड़ा, एक ऐसे पार्ट में तोड़ा जो अभी आपने ऊपर ही किया था, ठीक है, और एक ऐसे पार्ट में तोड़ा जिसमें आप नीचे वाली चीज़ को लेट करोगे तो आपको ऊपर वाली चीज़ मिल जाएगी, ठीक है। प्रतिस्थापना नियम लगेगा इसमें, बस क्वेश्चन का लॉग में आंसर आएगा इसका, ठीक है। सो ये था आपका, है ना, 7.4 के लिए। अब आते हैं हम लोग 7.5 के लिए। सो गाइज अब हम लोग आते हैं 7.5 वाले पे, ठीक है। इस पे आप लोग आराम से समझना है इस क्वेश्चन को, ठीक है। यहाँ पे आपको इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, जैसे कि नीचे आपको कुछ दो पार्ट में इक्वेशन मिलेगी, ठीक है। चाहे वो इस पार्ट में मिल सकती है कि x+1 x+2, चाहे वो ऐसे मिल सकती है x+1 का होल स्क्वायर, ठीक है, चाहे वो ऐसे मिल सकती है x+1 x+2 x+3, यानी पार्ट बाई पार्ट नीचे बहुत सारी पार्ट वाली इक्वेशन मिलेगी, है ना। और भाई एक का स्क्वायर, दो का सम, ये पूरा मैंने आपको करा रखा है। आंशिक भिन्नों का समाकलन 7.5 जो आपकी एक्सरसाइज है ना उसका नाम है। दो वीडियोस लगा के मैंने इसका कराया था, शायद मेरे ख्याल से 20 या 25 मिनट की टोटल मिला के वीडियोस होंगी। उसको आप देखोगे तो उसकी आपकी उसको उस वीडियो में, उन दोनों वीडियोस में आपको बेस्ट एक्सप्लेनिंग मिलेगी इसमें, ठीक है। यहाँ पे तो थोड़ा बहुत मैं तेज़ी में बताऊँगा क्योंकि हम लोग का 1 शॉट चल रहा है भाई, है ना। मैं इस टाइप से लेके चलूँगा आपको, ठीक है भाई। वहाँ पे कहीं आप जाके देखना चाहते हो कि हम लोग रियलिटी में क्या कर रहे हैं, असलियत में क्या हो रहा है इस पूरे पार्ट में, तो वहाँ से आप देख सकते हो, ठीक है। उसकी भी लिंक मैं दे दूँगा, है ना। तो आपको मैं 3 वीडियोस की आज लिंक दूंगा, है ना, और आगे कोई देनी होगी तो वो भी दे दूंगा, ठीक है। अभी के लिए 3 वीडियोस की लिंक, एक फॉर्मूला वाली और ये एक आंशिक भिन्न वाली, इनको तीनों को एक बार कहीं आपको टाइम हो तो निकाल के देखना, आपका ही फायदा होगा, ठीक है। खैर मैं ले चलता हूँ आपको 7.5 पे कैसे करना है, समझ लो इस बात को, ठीक है। देखो हमेशा ही क्या करना होता है इसमें, देखो पहली बात तो ये है, मैं एक बार बुक ले आता हूँ इधर, ठीक है, क्योंकि बुक का इसमें अहम रोल है। इस पार्ट में बुक का अहम रोल है भाई, है ना। मैंने समझा भी रखा था। देखो यहाँ पे आंशिक भिन्नों का समाकलन जो है ना, यानी भिन्न में कुछ ऐसा पार्ट होगा आपके, ठीक है। जैसे x-a x-b जो यहाँ पे टर्म दे रखी है x+a+b वाली, ठीक है, इस टाइप से होगा। कहीं ऐसा कुछ दे रखा ना तो आप a को x-a दोगे और b को x-b दोगे, है ना। कहीं मतलब ऐसा कुछ दे रखा है आपको, तो जहाँ पे नीचे दो टर्म दी हैं, चाहे वो माइनस माइनस में हो चाहे वो प्लस प्लस में हो। कहीं स्क्वायर में दिया तो आप ऐसे खोलोगे, कहीं 3 वाले में दिया तो आप 3 में बांट दोगे ऐसे, है ना। कहीं ऐसे में दिया तो ये 5 पार्ट हैं टोटल, कैसे आप खोलते हो आंशिक भिन्न को वो बता रखा है। मैंने आपको पूरा समझाया उस वीडियो में, आप समझ सकते हो। खैर मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ, जैसे कि यहाँ पहली वाली चीज़ ही लागू होगी। कहीं दो चीज़ ऐसे दे रखी है तो आप कैसे करोगे, ए को नीचे पहली वाली चीज़ दोगे, प्लस लगा के बी को दूसरी वाली चीज़ दोगे। चलो ऐसा करते हैं एक बार, ठीक है। सो पहले मैं इस चीज़ को उठाता हूँ आराम से। तो यहाँ क्या लिखा, 1/x+1 x+2। इसी को थोड़ा मुझे पहले सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। सो ए को मैं क्या दूंगा, ए को मैं दूंगा x+1 और प्लस लगा के बी को मैं क्या दूंगा x+2, ठीक है। यही मेरे को क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे मेरे को बुक में कहा है कि तुम ऐसा करो तो क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ मुझे कॉमन लेना पड़ेगा, कॉमन का मतलब यहाँ पे सॉल्विंग करनी है इसकी, कॉमन नहीं, ठीक है। सो जैसे कि x+1 और x+2 यहाँ से आप लोगे, ठीक है। सो x+1 x+1 कट जाएगा, बी ए के साथ क्या आएगा x+2, ठीक है। और प्लस करके यहाँ पे x+2 कट जाएगा, बी के साथ क्या आएगा x+1, ठीक है। सो ये ऐसी चीज़ आ जाएगी। और इधर जो आपका चल रहा है 1/x+1 और x+2 ये चल रहा है। सो ये पूरी टर्म आपस में कैंसिल, और जो 1 आएगा ना, ये इधर 1 ही तो बचा, 1 = बचेगा a ऑफ x+2 और प्लस b ऑफ x+1। अब यहाँ से वही करना है जो अभी मैंने आपको पिछले पार्ट में समझा रखा है, ए और बी चर पार्ट की तुलना करनी। कैसे करनी है सर, देखो पहले ए को अंदर ले जाओ, ax प्लस a2 या 2a, है ना, प्लस bx प्लस b। तो यहाँ पे देखो ये जो चीज़ है ना, प्लस b और प्लस 2 है, ये आपकी पूरी की पूरी क्या है, ये आपकी अचर पार्ट है। दोनों को कहीं आप मर्ज करोगे तो ये आपका क्या है, अचर पार्ट है, ठीक है। क्योंकि इनके साथ x y ये z कोई टर्म नहीं दिख रही है। और जो bx ax लिखा है, ये आपकी कहीं पूरी टर्म की बात करूँ मैं इसकी,
इन दोनों को मिला के, ये आपके चर पार्ट है, ये आपको पहचानना आना चाहिए, ठीक है। सो मैं यहाँ पे ए एक्स प्लस बी एक्स, क्योंकि यहाँ तो चर पार्ट कोई है नहीं ना, लेकिन मैं बना सकता हूँ 0x करके प्लस करके, क्योंकि 0x 0 ही होगा, 0 में 1 जोड़ोगे तो 1 ही आएगा, तो यहाँ पे ऐसे मैं खाली सपोजिंग के लिए बना सकता हूँ, ठीक है। सो इधर आपका 0x के बराबर है, ठीक है। और कहीं मैं अचर पार्ट की तुलना कराऊँ तो यहाँ पे देखो 2a है ना पहले, तो 2a प्लस बी, ये बी भी है ना, इन दोनों को मर्ज करके तो आपका अचर पार्ट बन रहा है, ठीक है। सो थोड़ा सा बैटरी का इशू हो गया था, आप देखो आप लोग, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा था, मैंने कहा था कि आप अचर पार्ट को अलग लो, तो 2a प्लस बी, तो 2a प्लस बी किसके बराबर होगा, इधर के अचर पार्ट, तो इधर का अचर पार्ट 1 है, ठीक है, तो ये 1 के बराबर हो गया। एक इक्वेशन आपको ये मिल गई, और यहाँ पे कहीं आप टोटल एक्स को पूरा ही हटा दो, है ना, कि एक्स 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 सब हट गए अपने, है ना। सो a प्लस बी इक्वल्स टू आपको 0 मिल गया, तो एक इक्वेशन ये मिल गई। दो इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं वही क्लास 10th में सिखा रखा था, है ना। सो इसको सॉल्व करोगे ना तो आपको, तो यहाँ पे चलो कर लो, तो a प्लस बी यहाँ पे लिखा है ना, a प्लस बी इज इक्वल्स टू 0 दे रखा है, तो यहाँ पे आप कहीं करोगे तो प्लस माइनस माइनस इसको पूरा काट देना, तो यहाँ से देखो प्लस माइनस यानी 2a माइनस ए इज इक्वल्स टू 1 आ जाएगा, ठीक है आपका। सो यहाँ पे a की वैल्यू 1 आएगी, और जब a की वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दो चाहे तो 1 इज प्लस बी इज इक्वल्स टू 0 है ना, सो b इज इक्वल्स टू आ जाएगा -1। तो a और b की वैल्यू मिल गई आपको यहाँ पे, बस वही काम करना है, ए और बी की वैल्यूज़ को यहाँ पे आपने जो इस फंक्शन को सिंप्लीफाई करके लिखा था ना, इसमें लगानी है। ए की वैल्यू 1 आई थी तो ए की जगह 1 लिख दिया, एक्स प्लस 1, ठीक है। प्लस बी की वैल्यू -1 आई थी तो इसकी जगह एक्स प्लस 2 लिख दिया, ठीक है भाई। सो ऐसे कर लिया मैंने सिंपल से। एक सेकेंड, अब सही है, ठीक है। सो मैंने ऐसे करा इसमें सिंपल से, और कुछ नहीं किया, ठीक है भाई। सो यहाँ पे अब क्या होगा, अब देखना आप लोग आराम से। अब जब ये कर लिया तो बस मतलब मैंने यहाँ पे 1/x+1 x+2 को ऐसे सिंप्लीफाई किया, कहने का मतलब है, ठीक है। सो मैं इंटीग्रेशन ऑफ 1/x+1 dx और प्लस लगा के, ये वाला प्लस लगा के इंटीग्रेशन ऑफ -1x+2 dx कर सकता हूँ। अब इंटीग्रेशन ऑफ 1/x का फॉर्मूला भी आपको मालूम होगा, तो आप ये क्वेश्चन कर लोगे। इंटीग्रेशन 1/x का फॉर्मूला क्या होता है, log ऑफ mod x, ठीक है। सो यहाँ पे ऐसे इसका फॉर्मूला होता है, प्लस सी कॉन्स्टेंट टर्म भी आता है। सो यहाँ पे x+1 लिखा है, तो यहाँ पे क्या जाएगा log mod x+1, ठीक है। जब खाली नीचे x था तो log x था, लेकिन x+1 है तो x+1 टोटल आएगा। यहाँ पे भी ऐसे आएगा log ऑफ mod x+2, ठीक है। सो ये देखो ना, यहाँ पे देखो प्लस में है ना लॉग टर्म वाली, तो क्या करोगे इसमें log ऑफ x+1 और डॉट लगा के x+2 भी आप कर सकते हो इसे ऐसे, ठीक है। सो ये आपका रियल आंसर आएगा मेरे भाई, ठीक है। सो ऐसे करना था आपको मेरे, एक सेकेंड, ये यहाँ पे देखो माइनस का साइन छोड़ गया ना, यहाँ पे माइनस आएगा भाई, इस माइनस को आप बाहर लोगे तो यहाँ माइनस आएगा, तो जब माइनस आएगा तो माइनस वाले में प्रोबेबिलिटी बदल जाती है, x+2 हो जाएगा ये, ठीक है। ऐसी छोटी छोटी गलतियाँ हो जाती हैं तो ध्यान देना, ठीक है। यहाँ पे मतलब करा क्या मैंने, कहीं आपको log m/n दिख जाए ना कहीं भी, तो आप log m-n करते हो उसे, log m माइनस log n, ठीक है। कहीं आपको ऐसे दिख जाए, और कहीं आपको log फॉर द एग्जाम्पल m की पावर n दिख जाए तो n log m कर देते हो। ये खोलने की प्रोबेबिलिटी है, log कैसे खोलते हो आप लोग, अभी जब अगला पार्ट करेंगे तो काम आएगा ये, ठीक है। और कहीं log m इंटू n लगा हो तो आप करोगे log m प्लस log n, ठीक है। सो यहाँ पे वही काम किया, देखो यहाँ पे क्या लगा था, log m माइनस log n, तो log m माइनस log n तो अपॉन में कर देते हैं उसे, ठीक है। सो यहाँ वही चीज़ की, इसको अपॉन में कर दिया और log लगा दिया, ठीक है। सो बस ऐसे करना था इसमें, ठीक है। सो चलो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और गए 7.5 में और कुछ इतना स्पेशल नहीं है, ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे अधिकतर आ जाते हैं लॉन्ग क्वेश्चन के, ठीक है, लॉन्ग नंबर के मतलब, ठीक है। सो हमेशा ध्यान देना आप लोग, मैं बता दे रहा हूँ अभी भी आपको, कि जैसे कि मैंने आपको अभी एक पार्ट का सिखाया है, ठीक है, ऐसे 4 पार्ट आपके और बचे, ठीक है। ये मैंने अनदर वीडियो में एक्सप्लेन कर रखा है 4 पार्ट और कैसे होते हैं, ठीक है। खैर क्या होता है मैं आपको ऊपर से यहाँ भी समझा देता हूँ, क्योंकि वन शॉर्टेड में करा रहा हूँ इसे, ठीक है। देखो जब भी आपका ऐसे 2 फंक्शन खाली आपको इनटू में लगे मिल जाए, तो आप ए को पहला वाला फंक्शन, बी को दूसरा वाला फंक्शन दे देते हो। स्क्वायर में मिल जाए तो अब क्या करोगे, तो अब ए को आप ना, जो स्क्वायर है तो स्क्वायर के अंदर जो फंक्शन है ना, ए को दोगे, है ना, और बी को क्या दोगे, फिर बी को ये टोटल स्क्वायरिक फंक्शन दोगे स्क्वायर लगा के, ठीक है। ऐसी 3 टर्म खुल जाए तो ए बी सी को तीनों को दे दोगे अलग अलग, ठीक है। ऐसी मान लो कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक स्क्वायर और एक सिंगल टर्म आ जाए, तब क्या करोगे, तो जो स्क्वायर वाली टर्म का पहला पार्ट अंदर जो फंक्शन है ना, उसको ए के नीचे दोगे, है ना। बस यही काम करना है यार, ए बी सी की वैल्यूज़ निकालनी है हर बार आपको, बस यहीं पे ला के रख देना है, फिर लॉग वाले फंक्शन से ही खुल जाएगा, ठीक है ना। मतलब ए बी सी की आपको वैल्यू निकालनी आनी चाहिए बस, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको निकालनी बताई है, कैसे निकालते हैं
कि इसको आपने पहले ऐसे तोड़ा इस भाग में, फिर यहाँ पे देखो यहाँ पे ऐसे इसको सॉल्व किया इन दोनों को, ठीक है। तो ये कट जाते हैं, बस 1 इसके बराबर आ जाता है, या जो भी टर्म इधर दी है वो इसके बराबर आ जाती है ऐसे। और जब बराबर आ जाती है बस आप ए और बी की वैल्यूज़ निकालते हो, ए बी की वैल्यू निकालने के बाद यहीं रख देते हो ले आके। यहाँ पे जब वैल्यू रखते हो तो लॉग टर्म में खुल जाता है क्वेश्चन, बस। तो हमेशा आपको हर एक क्वेश्चन में ए बी सी, कहीं कहीं सी की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी, ठीक है। बस वैल्यूज़ को निकालना है मेरे भाई, और कुछ नहीं करना है। खेल कोई खेल है ही नहीं और किसी का, ठीक है। इतना कर लोगे ना आपका 90% इंटीग्रेशन चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ तक मैं आशा करता हूँ कर लोगे। और कहीं भी आपको दिक्कत हो, पहली बात तो आपके पास दो ऑप्शन हैं, आप कमेंट सेक्शन में इसी वीडियो में पूछ सकते हो, मैंने आपको ये दिया है। दूसरा ऑप्शन ये है, इसके इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको एक लिंक दे रहा हूँ, है ना, मैं लिख दूंगा, मेंशन कर दूंगा कि आपका ये 7.5 जो एक्सरसाइज है उसके लिए वीडियो है, वो वीडियो जाके देख लो, ठीक है। दोनों पार्ट आप कर सकते हो, दो ऑप्शंस हैं, दोनों में से कोई सा भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। सो इस हिसाब से हम लोग का यहाँ पे सबसे बड़ा वाला पार्ट हो गया ख़त्म, ठीक है। 7.4 7.5 वाला पूरा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग के खाली 3 पार्ट बचे हैं, ठीक है। और ये बहुत छोटे छोटे पार्ट है, मैं आपको समझा देता हूँ फटाफट, इनमें ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है, ठीक है भाई। स्टार्ट करते हैं, चलो। सो गाइस अब हम लोग आते हैं यहाँ पे पार्ट बाई पार्ट वाले में, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी 5-6 नंबर का एक क्वेश्चन आता है, ठीक है। गाइस इसका एक मेन फॉर्मूला होता है, वो आप समझना थोड़ा सा, खंडन समाकलन का, ठीक है। यहाँ पे इंटीग्रेशन पार्ट बाई पार्ट, इसे इंग्लिश में कहते हैं पार्ट बाई पार्ट, ठीक। इंटीग्रेशन पार्ट बाई पार्ट होता है, इसमें फॉर्मूला जो होता है वो सीखना थोड़ा सा। आप कहीं आपको इंटीग्रेशन करना है, पार्ट बाई पार्ट का मतलब मैं आपको समझा दूंगा, पहले मेरे को फॉर्मूला लिखने दो। मान लो आपको एक्स डॉट वाई का करना है, ठीक है, फॉर द रिस्पेक्ट एक्स के रिस्पेक्ट में करना है। सो आप क्या करोगे, पहले वाले फंक्शन को छोड़ोगे, इंटीग्रेशन करोगे सेकंड वाले फंक्शन का एक्स के रिस्पेक्ट में, फिर एक माइनस का साइन लगा के टोटल इंटीग्रेशन करोगे, एक ब्रैकेट बना के डी अपॉन डी एक्स करना है आपको, ठीक है, जिसको आपने बाहर छोड़ा था, ठीक है। उसके बाद इंटू का साइन लगा के इंटीग्रेशन करना है जिसका बाहर किया था, तो वाई का किया था ना एक्स के रिस्पेक्ट में, इसमें जो आपका टोटल आंसर आएगा उसका भी इंटीग्रेशन करना है। सो ये रियल फॉर्मूला है मेरे भाई, ठीक है। इस फॉर्मूले को एक बार आपको करना पड़ेगा, ठीक है, तो आप याद कर लेना किसी हिसाब से। वैसे जितने ज़्यादा क्वेश्चन करोगे ये फॉर्मूला ना, मैं आपको सही बता रहा हूँ 100%, सिर्फ आप 10 क्वेश्चन कर लो इंटीग्रेशन पार्ट बाई पार्ट के, सिर्फ 10 क्वेश्चन, ठीक है। ये फॉर्मूला ना याद हो गया तो कहना, लेकिन 2-3 क्वेश्चन में देखना, फिर अपने आप करने लगना, ठीक है। कहीं भूलो तब देखना, ये नहीं हमेशा फॉर्मूला उठा के देख रहे हो। 10 क्वेश्चन कर लो लगातार आप लोग, है ना, प्रैक्टिस की प्रैक्टिस मार जाओगे, उसके बाद आपको फॉर्मूला भी याद हो जाएगा, ठीक है। चलो ये फॉर्मूला तो याद हो जाएगा मैं सोचता हूँ, ठीक है। अब कैसे करने क्वेश्चन, ठीक है, थोड़ा सा समझना है इस बात को। मैं एक क्वेश्चन लेके चलता हूँ आपकी एक्सरसाइज का ही, कैसे क्वेश्चन आएंगे समझना भाई। देखो मैंने आपको अभी शुरुआत में बताया था, जब मैं आपको नॉर्मल इंटीग्रेशन बताया था, कि कहीं मान लो आपको 2x लिखा है प्लस 3x लिखा है, तो आप कर ले जाओगे, क्योंकि इसको दोगे, दोनों को इंटीग्रेशन दोगे, आपका क्वेश्चन हो गया। लेकिन जब यहाँ पे डॉट में लगा हुआ है, मान लो यहीं पे लिखा है 2x डॉट 3x, तो आप क्या करोगे, ठीक है। या 2x डॉट मान लो लॉग 3x लगा है, तो आप क्या करोगे, ठीक है। सो ऐसे क्वेश्चंस कैसे करने हैं वो यहाँ पे आपको इस फॉर्मूले से करने पड़ते हैं, ठीक है। जब दो फंक्शन इनटू में लगे हो, प्लस में लगे हो तो आप बांट दो, बट जब इनटू में लगे तब क्या करना पड़ेगा, तो वही चीज़ है यहाँ पे। एक एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है, आया हुआ है बहुत बार, sin 3x dx, ये क्वेश्चन है, कैसे करना है देखो समझना। सबसे पहली बात तो एक चीज़ और लगती है इसमें, आपको फंक्शन को अरेंज करना पड़ता है आगे पीछे, वो आप आइलेट रूल से करते हो, ठीक है। आइलेट रूल का मतलब भी समझा देता हूँ मैं। देखो आइलेट रूल का मतलब ये होता है इनवर्स लॉग अर्थमेटिकल ट्रिग्नोमेट्री ई एक्स, ठीक है। इनवर्स का मतलब क्या, जैसे साइन इनवर्स, ठीक। और लॉग का मतलब क्या, एल का मतलब लॉग होता है, ठीक है, लॉग अर्थमेटिक जो फंक्शन होते हैं। उसके बाद अर्थमेटिकल का मतलब एक्स वाई जेड कोई फंक्शन हो वो होते हैं। और टी का मतलब होता है ट्रिग्नोमेट्री, जैसे साइन एक्स फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। और ई का मतलब ई एक्स वाले जो फंक्शंस होते हैं वो होते हैं, ठीक है। सो जैसे ही लाइन में लगे हुए हैं ना, जैसे सबसे पहले इनवर्स, फिर लॉग वाले होंगे, फिर अर्थमेटिकल होंगे, फिर ट्रिग्नोमेट्री होंगे, फिर ऐसे ही आपको अरेंज करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे अर्थमेटिकल फंक्शन लगा हुआ है, एक्स वाई जेड किस में आते हैं, अर्थमेटिकल में, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री लगा है, तो ये सही रेंज में लगा है। देखो अर्थमेटिकल उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री, तो कहीं मान लो यहाँ पे साइन 3x फिर इंटू एक्स लगा होता है ना, तो आपको पहले अरेंज करना पड़ता है मेरे भाई, ठीक है। सो ये इससे आप अरेंज कर सकते हो, ठीक है। सो यहाँ तो खैर सही लगा है, तो मैं सीधे करूँगा, है ना। तो इसका देखो कैसे होगा सोल्यूशन। इसका सोल्यूशन आप क्या करोगे, पहले वाले फंक्शन को छोड़ोगे, इंटीग्रेशन करोगे सेकंड वाले फंक्शन का, साइन 3x का आपको इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। एक्स के रिस्पेक्ट में एक माइनस का साइन लगाना है आपको। उसके बाद इंटीग्रेशन बड़ा सा बना के डी अपॉन डी एक्स करना है मेरे भाई, जिसको आपने बाहर छोड़ रखा था, है ना, तो एक्स को ही तो छोड़ा था बाहर। उसके बाद एक इंटू का साइन लगा के इंटीग्रेशन करना है जिसका बाहर किया था, साइन 3x का बाहर भी किया था तो अंदर भी करो, ठीक है। बस हो गया क्वेश्चन खत्म, डी एक्स, ठीक है। इसका भी डी एक्स के रिस्पेक्ट में करना है, ठीक है। यहाँ से डी एक्स कट गया, खाली 1 बचा, तो 1 में इसकी मल्टीप्लिकेशन होगी तो यही बचेगा सिंपल से, ठीक है। सो देखो क्या होगा मैं बता देता हूँ। पहली बात तो इधर आप सब सॉल्व कर लो। साइन 3x का क्या होगा, कॉस 3x, बट माइनस में देगा साइन,
है ना, माइनस का कॉस देता है, मैंने आपको बता रखा है शुरुआत में, अपॉन जो चीज़ बच रही है 3 बच रही है ना, तो 3 नीचे रखोगे, माइनस इंटीग्रेशन डी अपॉन डी एक्स, ये कट गया पूरा, है ना, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x, भाई बाहर वाला भाई कॉस 3x माइनस का बाई 3, ठीक है, डी एक्स। यहाँ से क्या करोगे, ये माइनस प्लस हो जाएगा, टोटल इंटीग्रेशन ऑफ इसको 3 को भी बाहर ही भेजो, 1/3, है ना, खाली आपका कॉस 3x बचेगा यहाँ पे, कॉस 3x dx, ठीक है, और ये माइनस हट गया आपका x ऑफ, ये माइनस को यहाँ को कॉस 3x अपॉन 3, ये आपका ऐसे चल रहा है मेरे भाई, ठीक है। अब समझना यहाँ पे क्या हो रहा है, ये प्लस 1/3 चल रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 3x क्या होगा, साइन 3x, ठीक है, जो चीज़ बच रही है उसको दोबारा से नीचे लिखो, 3 बच रहा था, प्लस c लगाओ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, माइनस ऑफ x कॉस 3x अपॉन 3, है ना, अब यहाँ पे 9 हो जाएगा टोटल, तो साइन 3x 9 प्लस माइनस एक्स कॉस 3x 3, ठीक है, बस क्वेश्चन हो गया ख़त्म, प्लस ये एक टर्म लगाना, बस इतना सा। भाई देखो यहाँ से तो आपकी कैलकुलेशन ही कैलकुलेशन है ना, यहाँ से तो कैलकुलेशन ही कैलकुलेशन है, यहाँ से तो सिर्फ मैंने कैसे सॉल्व करते हैं इंटीग्रेशन वो आपको बता रखा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो आपका मेन फॉर्मूला लगा है वो तो याद होना चाहिए, जो मैंने आपको सबसे ऊपर बताया कि 2 फंक्शन है तो कैसे आप फॉर्मूला लगाओगे, पहले को छोड़ो दूसरे का इंटीग्रेशन, पहले को छोड़ो दूसरे का इंटीग्रेशन, एक तगड़ा सा माइनस का साइन लगाओ मेरे भाई, है ना, एक इंटीग्रेशन का भी साइन लगाओ मेरे भाई, तगड़ा सा माइनस, उसके बाद इंटीग्रेशन, फिर एक ब्रैकेट बनाओ मेरे भाई आराम से, और जिसको बाहर छोड़ दिया था ना भाई एक्स, तू क्यों छूटेगा, तेरा डिफरेंशियल होगा अंदर, ठीक है, इसका डिफरेंशियल करो, और जिसका बाहर इंटीग्रेशन किया था उसका अंदर भी इंटीग्रेशन करो इस ब्रैकेट के, ठीक है, बस हो गया, कुछ नहीं खत्म, ठीक है। और थोड़ी बहुत कैलकुलेशन आनी चाहिए बस आपको, ठीक है, कि साइन 3x का क्या होगा, मैंने आपको फटाफट बताया कैसे होगा, ठीक है भाई। सो ये आपका खंडन समाकलन का पार्ट है, इसका एक क्वेश्चन इस बार आ सकता है, एक लॉग टाइप का भी आप देख लो, ठीक है। आपको कहीं दे दिया जाए x log 3x लिखा है मान लो, या 2x लिखा है, ये क्वेश्चन आया हुआ है 2x वाला, ठीक है। सो ऐसा क्वेश्चन कोई दिया है तो आप कैसे करोगे, पहली बात तो आप इसमें आइलेट रूल लगाओगे, तो आइलेट से क्या होगा यहाँ पे सर, आइलेट से ये हो जाएगा ना आपका कि जैसे लॉग का कोई भी टर्म होता है, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स जल्दी नहीं पता चलता है बच्चों को क्या होता है, ठीक है, कि इंटीग्रेशन लॉग एक्स का क्या करोगे, लेकिन इंटीग्रेशन 1/x का लॉग एक्स होता है वो सबको पता है, ठीक है। सो इंटीग्रेशन लॉग का नहीं पता है हमें, इसका मतलब क्या हो गया कि लॉग वाले को आगे रखना पड़ेगा, तो बोलो एल आगे भी है, अर्थमेटिकल से आगे ना एल, तो लॉग वाले को आगे करना है, एक्स वाले को बाद में करना है, तो इसको पहले रीअरेंज करेंगे, तो log 2x इंटू में एक्स लगा ऐसे, ठीक है। सो ये देखो आइलेट यहाँ पे काम आ गया आपका, ठीक है। उसके बाद पहले फंक्शन को छोड़ो, log ऑफ 2x को छोड़ो, इंटीग्रेशन ऑफ x dx माइनस का साइन इंटीग्रेशन d अपॉन dx, जिसको बाहर छोड़ा था log 2x, एक इंटू का साइन इंटीग्रेशन जिसका अंदर किया था dx, ठीक है। log 2x अपना ऐसे ही है, x² 2 ये हो गया, माइनस इंटीग्रेशन d अपॉन dx ऑफ log 2x 1/2x, और एक 2 एक्स्ट्रा आएगा, 2x का दोबारा कर रहे हो ना, x²2, ठीक है, dx, थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा, x का स्क्वायर कर दिया, 1/2 माइनस का बाहर आया, x इंटीग्रेशन x/2, यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन हो गया, log x² 2 इसको आगे रखो, ठीक है, यहाँ से x² 2 कॉमन ले लो दोनों से, तो log x बच गया आपका, माइनस 1/2 बच गया, ठीक है, एक प्लस टर्म c चल रही है आपकी, राइट आंसर आ गया। भाई देखो सेकंडों का खेल है, लेकिन कब सेकंडों का खेल है, जब आपने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की हो, ठीक है। फिर से मैं कह रहा हूँ, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं मारोगे मेरे भाई, है ना, चलो वन शॉट देख रहे हो, आपको थोड़ी बहुत चीज़ें समझ में तो आएंगी, लेकिन जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे, कमेंट सेक्शन में नहीं पूछोगे सर ये नहीं आ रहा है, तब तक कुछ नहीं आने वाला, ठीक है। सो सब चीज़ें करो मेरे साथ, ठीक है। सो ये आपका पार्ट ये भी खत्म हो गया, अब देखो मैंने कहा था बहुत छोटा सा पार्ट है ये, है ना, और ये बहुत ज़्यादा सरल भी है, ठीक है। सो इसमें मेरे को इतनी दिक्कत नहीं होती है, ठीक है, और आपको भी नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से, ठीक है। सो ये भी आपका कंप्लीट, ठीक है। अब थोड़े लिमिट वाले क्वेश्चंस पे आते हैं, फिर मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टिक लगवा के इस वीडियो को समाप्त करता हूँ, ठीक है भाई। चलो गाइज, अब हम लोग यहाँ पे सेकंड लास्ट टॉपिक देखते हैं, लिमिट टाइप क्वेश्चंस क्या है, ठीक है भाई। लिमिट टाइप का कुछ मतलब नहीं है, मैं आपको समझा देता हूँ, सिंपल से कोई भी क्वेश्चन इंटीग्रेशन में लगा ना, मैंने अभी आपको शुरुआत में बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन समझाए थे, उन्हीं में से एक लेते हैं 3x² फॉर एग्जाम्पल, आपको करना है इंटीग्रेशन, इसमें लिमिट लगी है 0 से 1 की, ठीक है। लिमिट का मतलब क्या है आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, मैं पहले थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन से लेकर चलता हूँ। पहले आप इंटीग्रेशन करो आराम से, आप सोचो कि लिमिट विमिट जैसा कुछ है ही नहीं, पहले आप इंटीग्रेशन करो, 3 को बाहर फेंको, x² का x³ करो, ठीक है, इस 3 से 3 को काटो, ठीक है, जो चीज़ बच रही है ना अब आपकी x³ बच रही है ना, इसमें एक ऐसा ये कोष्टक वाला ब्रैकेट लगाओ आराम से, ठीक है। अब जब ये आपने ब्रैकेट लगा दिए, उसके बाद यहाँ पे आप 0 1 लिख दो, बस
काम खत्म हो गया। अब इस 1 को यहाँ पहले अपर लिमिट कहते हैं, इसे लोअर लिमिट कहते हैं, ठीक है। इसे अपर, ये ऊपर लिखिए तो अपर यानी ज़्यादा बड़ी वाली लिमिट, ठीक है, छोटी वाली लिमिट। हमेशा ये ध्यान देना कि नीचे हमेशा बड़ी वाली लिमिट कोई नहीं आएगी। ऐसा नहीं हो सकता कि नीचे 1 लिखा हो ऊपर -1 लिखा हुआ हो। -1 तो छोटा होता है ना, तो वो नीचे आना चाहिए ऐसा। इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, वो सब यूज़ करनी पड़ेगी, मैं आपको समझाऊंगा, चिंता मत करो। देखो समझो, अब यहाँ पे पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना है, ठीक है। सो अपर लिमिट क्या है 1, तो यहाँ पे x की वैल्यू 1 रखनी है, ठीक है। तो 1 का क्यूब माइनस, फिर यहाँ पे 0, लोअर लिमिट करनी है, माइनस लगा के लोअर लिमिट, तो नीचे क्या है 0, यानी x की वैल्यू 0, तो 0 का क्यूब, ठीक है। सो यहाँ पे 1 बचेगा टोटल आंसर आपका, ठीक है। ऐसे ही मान लो सिंपल सा एक और क्वेश्चन लेके चलते हैं। मान लो मैं कह दूंगा साइन, फॉर एग्जाम्पल मैं कह सकता हूँ कि साइन 2x कह दूंगा मैं, है ना। और 0 से, या मैं कह सकता हूँ चलो x कर दूँ, खाली से dx कर देते हैं। और मैं कह दूंगा कि +1 से लेके -1 लगी हुई है लिमिट, ठीक है। सो आपको पहले इसे सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा। इसमें क्या कर सकते हैं सिंप्लीफिकेशन, एक आपकी प्रॉपर्टी होती है, पी से इसे डिनोट करते हैं प्रॉपर्टी, ठीक है। उस प्रॉपर्टी में क्या होता है, कोई भी फंक्शन लगाए, यानी फंक्शन साइन एक्स है यहाँ पे, ठीक है। कोई भी फंक्शन में लिमिट प्लस से माइनस में लगी हुई है, यानी उल्टी लिमिट लगी हुई है, ठीक है। और एक्स के रिस्पेक्ट में आप उसे कर रहे हो, तो आप उसे बदल सकते हो लिमिट को, यानी लिमिट को मैं बदल दूंगा, इसको नीचे ले आऊँगा, इसको ऊपर ले आऊँगा, यानी -a + a। लेकिन करना क्या पड़ेगा, एक माइनस का साइन देना पड़ेगा आगे, ठीक है। सो ये आप काम कर सकते हो, ठीक है मेरे भाई। सो यहाँ पे मेरे को करना ही पड़ेगा वो काम, है ना। तो ये आपको एक माइनस का साइन देना पड़ेगा, ये आपको पेनल्टी पड़ जाएगी ये इतना काम करने की, ठीक है। तो यहाँ पेनल्टी चलो ले लेंगे, लेकिन इसको तो सही करना है ना। सो प्लस वाले को ऊपर, माइनस वाले को नीचे ले आएंगे, तो माइनस वाले को नीचे, इसको ऊपर, क्योंकि अपर लिमिट हमेशा ऊपर जानी चाहिए, ठीक है। अब आप ये sin x dx लिखो, अब आप क्वेश्चन सॉल्व करो, अब आपका आराम से होगा, ठीक है। सो माइनस ऑफ, इसको टोटल बाहर फेंको, साइन का होता है -cos x, फिर यहाँ पे लगाओ -1 +1, ठीक है। इस माइनस से माइनस ये प्लस हो गया, तो +cos x, या आप इसको माइनस को रहने दो बाहर ही, अभी बताता हूँ। जैसे कि आप कर दो माइनस, उसके बाद -cos +1, ठीक। और फिर एक माइनस का साइन आना ही है, क्योंकि माइनस लोअर लिमिट होता है, तो यहाँ पे भी माइनस है, तो ये प्लस हो जाएगा, +cos -1। अब यहाँ पे बस आपको यहाँ पे वही वाला जो आपने अभी तीसरे वाले चैप्टर में पढ़ रखा है, वो सब रूल थोड़ा बहुत लगाना है, इसको आंसर निकालना है बस सिंपल से, ठीक है। ये 180 पे जाता होगा और ये 0 पे जाता है, ठीक है। सो 180 का मतलब कितना हो गया पाई, और 0 का मतलब 0, ठीक है। सो माइनस माइनस यहाँ प्लस, ये 0, ठीक है। सो ये आपका देखो -पाई आंसर आ गया इसका सीधे सीधे, ठीक है। सो इसका हमेशा ध्यान देना, आप लोग कभी भी लिमिट टाइप के क्वेश्चन कर रहे हो, यानी अनिश्चित नहीं, निश्चित समाकलन कर रहे हो, निश्चित समाकलन इसे कहते हैं, ठीक है। तो निश्चित समाकलन कभी भी करना ना, तो हमेशा ध्यान देना, आपका जो आंसर आएगा ना मेरे भाई, हमेशा आपका आंसर एक क्या आएगा, कांस्टेंट टर्म आएगा, एक कांस्टेंट टर्म आएगा मेरे भाई, ठीक है। यानी कांस्टेंट का मतलब कोई एक ऐसा आंसर आएगा जिसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं हो रही, चाहे वो 2 आए, चाहे वो 3 आए, चाहे वो पाई आए। पाई भी तो आपकी वैल्यू भाई 22/7 देता है, इसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती है, ठीक है। सो ये सब चीज़ें हैं, है ना। लिमिट वाले में और कुछ झंझट नहीं है, आपको पहले लिमिट क्वेश्चन सॉल्व करना है, रियल फॉर्म में आपको क्वेश्चन ही सॉल्व करना है। लास्ट में बस ये ऐसे ब्रैकेट लगा के ना, ये लिमिट, अपर लिमिट, लोअर लिमिट लगा देनी, माइनस करना है बस, ठीक है। एक्स की वैल्यू रखनी है या वाई की वैल्यू में रखना है, ठीक है। बस ये है लिमिट वाले क्वेश्चन, और कोई नहीं है, ठीक है। एक दो क्वेश्चन मैं इसमें इंपॉर्टेंट भी अब आपको करा देता हूँ, ठीक है। सो चलो देखते हैं। सो गाइज अब हम लोग का ये वाला पार्ट भी कंप्लीट हो ही गया है, समथिंग समथिंग, ठीक है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन मैं आपको समझाना चाहता हूँ, इसको थोड़ा सा समझना मेरे साथ, है ना, प्रयास करना समझने का, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना, और लिमिट वाला भी है, सब चीज़ें यूज़ हैं इसमें, प्रतिस्थापना नियम भी यूज़ है, ठीक है। और लिमिट वाला क्वेश्चन भी है, ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन में सब चीज़ें यूज़ हैं इसमें, लिमिट की प्रॉपर्टीज़ भी यूज़ हैं, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, ठीक है। तो इसको एक बार समझ लो आराम से, ये क्वेश्चन आ भी सकता है, ठीक है। देखो ये ऐसा क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन 0 to पाई x sin x अपॉन 1 + cos² x dx, ठीक है। क्या करना है, 0 to 1 f(x) dx, ठीक है। उसके बाद करना है 0 to 1 f(x - 1), ये आपकी एक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। आप कोई भी फंक्शन है ना, कहीं वो 0 से किसी में जा रहा है, 0 से 1 में जा रहा हो, 0 से पाई में जा रहा हो, ठीक है, यानी उसकी लिमिट ऐसी लगी हो कि 0 से लोअर लिमिट हो, अपर लिमिट चाहे जितनी हो, ठीक है। सो उसमें आप क्या कर सकते हो, जो अपर लिमिट है ना, उसमें से ये जो अंदर का कोफिशिएंट टर्म है, जैसे x लिखा है यहाँ पे, तो उसको माइनस कर सकते हो, जो a से मैं माइनस कर दूंगा ऐसे, ठीक है। तो यहाँ भी वही काम करना पड़ेगा मुझे, कि 0 to पाई गई है, तो पाई -x कर दूंगा जहाँ जहाँ x लिखा था, ठीक है। तो पाई -x, पाई -x, यहाँ भी पाई -x। हमेशा समझना मेरे भाई, ट्रिग्नोमेट्री का एक यूज़ होता है, 180 से ले जाके किसी भी एंगल को माइनस कर रहे हो, साइन में चाहे कॉस में, तो वो साइन x ही हो जाता है, कॉस x ही हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे साइन पाई -x, साइन x ही रह गया,
कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स कॉस स्क्वायर एक्स ही रह गया, ठीक है। सो यहाँ पे पाई माइनस एक्स ऐसे ही रहा और ये 1 ऐसे ही रहा, ठीक है। नीचे वाली टर्म ऐसी रही, इस साइन एक्स को आप अंदर ले गए, ठीक है। तो क्या आ गया, पाई साइन माइनस एक्स, ये पाई आगे आ गया ना इसके, फिर माइनस का साइन लगाया, ठीक है। उसके बाद ये एक्स की यहाँ पे आपने साइन एक्स से करी, तो एक्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, नीचे बांटा दोनों को। ये भी बहुत एक इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आपको बांटना आना चाहिए, ठीक है। जब आपने इतना कर लिया तो ये आपका क्वेश्चन ही दिया था, देखो यही तो क्वेश्चन दिया था कि आप इंटीग्रेशन 0 to पाई एक्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर फाइंड करो। तो ये आपका आई टर्म हो गई, ठीक है, क्योंकि आपने क्वेश्चन को ही आई मान रखा था इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो आपकी ये आई टर्म हो गई और आप आई को लेके ही चल रहे थे, तो ये माइनस का आई लगा इधर, ठीक है। सो देखो ये माइनस का आई लग गया इधर, यानी इस पूरी टर्म को आप आई लिख दोगे। आई का मतलब क्या, जो आपने क्वेश्चन माना था, ठीक है। अब ये आई उधर जाएगा, उधर भी तो आई की, ये आई के बराबर ही तो चल रहा है, तो ये आई और ये आई 2 आई हो जाएंगे टोटल मिलेगा, क्योंकि माइनस का उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा। और ये वाली टर्म आपकी टोटल बचेगी, इसमें से पाई कांस्टेंट टर्म है, इसको बाहर निकालो, साइन एक्स 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स ऐसे ही रखो। अब थोड़ा प्रतिस्थापना नियम का खेल खेल लो। यहाँ पे क्या करना है, प्रतिस्थापना नियम में ही करना है कि यहाँ पे जो आपका कॉस एक्स है ना, कहीं आप कॉस एक्स को कुछ भी लेट कर लो तो आपको ऊपर साइन मिल जाना है, कॉस का तो साइन ही होता है ना, तो यानी टर्म आपको मिल जाएगी टोटल, ठीक है। देख के आपको पता चल गया, तो प्रतिस्थापना नियम लगाओगे तो कॉस एक्स का आपने कहीं टी लेट कर रखा है, तो यहाँ पे माइनस ऑफ साइन एक्स डी एक्स इज टू आपको डी टी मिल जाएगा मेरे भाई, ठीक है। और लिमिट को भी खेल करना पड़ता है, ठीक है। लिमिट का क्या खेल है आप समझ लो पहले। जैसे 0 to पाई है ना, ये लिमिट भी बदल जाएगी, कहीं आपको लेटिंग का प्रतिस्थापना का नियम लगा रहे हो तो कैसे होगा देखो। पहले आप रियलिटी फंक्शन लिखो, जैसे साइन एक्स डी एक्स इज टू डी टी आपको मिल गया, ठीक है। उसके बाद आप रियल फॉर्म में है ना, जो आपने लेट कर रखा है, जैसे कि यहाँ पे कॉस एक्स को आपने टी माना है ना, इस फॉर्म में आप एक्स की वैल्यू 0 रखा, तो जब आपने कॉस 0 रखा तो आपको टी की वैल्यू 1 मिल गई, ठीक है। उसके जब आपने एक्स की वैल्यू पाई रखी तो आपको ये -1 मिल गया टी की वैल्यू, ठीक है। यानी यहाँ पे आप वैल्यूज़ रखोगे तो आपको टी की वैल्यू मिलेगी, तो एक बार आपने 0 रखा क्योंकि लोअर लिमिट 0 है, तो आपको टी की वैल्यू 1 मिल गई। ऐसे जब आपने अपर लिमिट पाई को रखा यहाँ पे एक्स की जगह, तो आपको -1 मिला। 180 माइनस होता है वो, अभी पहले वाले क्वेश्चन बताया था। तो जो लिमिट होगी ना आपकी, लिमिट ऐसे चेंज हो जाएगी 1 से -1 में, 0 to पाई थी ना, अब 1 से -1 में जाएगी। यहाँ वही प्रॉपर्टीज यूज़ होनी है बस, अब कुछ नहीं है। अब जब आपने यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स को या कॉस एक्स को टी माना है, तो 1 प्लस टी स्क्वायर हो गया, ये तो देखो 1 प्लस टी स्क्वायर लिखा, और आपको माइनस ऑफ साइन एक्स डी एक्स इज टू डी टी मिल गया। तो साइन एक्स डी एक्स को मैं डी टी लिख सकता हूँ, और ये माइनस का साइन कहाँ से आया, ये जो माइनस का साइन चल रहा था, ठीक है। और लिमिट भी आपकी परिवर्तित हो गई, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है आपको, देखो फिर से वही खेल हो गया यहाँ पे। ये तो छोटी लिमिट है ना, इसको नीचे लाना पड़ेगा, तो साइन बदलना पड़ेगा, तो लिमिट बदल सकती है, ठीक है। अभी मैंने पहले बताया था आपको। तो यहाँ पे साइन बदल गया, माइनस था तो प्लस हो गया, और लिमिट आपकी नीचे आ गई, ठीक है। रीअरेंज हो गई लिमिट। अब यहाँ से कुछ नहीं करना है, एक चीज़ और होती है खेल, कहीं आपको माइनस से प्लस में कोई फंक्शन दे रखा है, जैसे माइनस से प्लस में दिया कोई फंक्शन, तो आप उसे 0 से प्लस में कर सकते हो, है ना, लेकिन 2 आगे लगाना पड़ेगा आपको। तो आपने एक 2 आगे लगाया और 0 से 1 में कर लिया, माइनस से प्लस में था ना, तो आपने 2 आगे लगाया, इस 2 से 2 कट गया और खेल खत्म। यहाँ पे आपका आंसर आ गया बस, ठीक है। 0 to 1 हो गई, यहाँ पे पाई/2 था तो खाली पाई बचा। अब इंडिकेशन ऑफ, ये देखो आपका वही वाला पर्टिकुलर फंक्शन वाला यूज़ हो गया फॉर्मूला tan इनवर्स का, ठीक है। tan इनवर्स का फॉर्मूला लगाया, 0 to 1 लिमिट लगाई, तो 1 - 0 पाई/2, ठीक है। तो यहाँ 0 आ गया, यहाँ 1 आ गया, इसकी वैल्यू पाई/4, इसकी वैल्यू 0, तो पाई/4 रियल आंसर आ गया, ठीक है। सो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना, मैंने इसकी भी एक वीडियो डाली है बना के, समझ में आ गया होगा। खैर मैंने समझा दिया, कहीं आपको फुल एक्सप्लेनिंग चाहिए इस क्वेश्चन की तो उसकी भी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। कहीं आपको लगता है कि आपने 1 घंटा दे के इंडिकेशन में कुछ ना कुछ सीखा है ना, मैं तो ही कहूँगा वीडियो लाइक करना या चैनल सब्सक्राइब करना, नहीं तो मत करना भाई, ठीक है, मेरे को नहीं चाहिए, ठीक है भाई। सो कहीं आया आपको रियलिटी में भाई, हाँ लगा कुछ तो वही समझ में आया, कुछ तो अलग था, कुछ तो हटके था, तो बिल्कुल करके जाना, आपकी बिल्कुल भाई बहुत ज़्यादा अति कृपा होगी, ठीक है। और जो हम लोग ने यहाँ पे पार्ट बाई पार्ट सब कुछ कर लिया था, है ना, तो एक बार मैं वो ले आता हूँ पेज वाला, एक सेकेंड। सो इस प्रकार से मैंने यहाँ पहले इंट्रो मैंने आपको थोड़ा बताया, फिर नॉर्मल इंटीग्रल कैसे करते हैं वो बताया फुल, फिर मैंने फुल आपको ट्रिग्नोमेट्री इन इंटीग्रल में क्या क्या यूज़ है वो सब बताया, 7.4 7.5 का भी कराया, इंटीग्रेशन पार्ट बाई पार्ट भी समझाया, लिमिट वाले क्वेश्चंस को भी अच्छे से करके समझाया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने मैंने कराए हैं वो सब हैं, ठीक है। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपके जितने यहाँ पे आपकी आज की वीडियो में होंगे वो सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2024 के बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। तो उनको भी मैंने समझाया, ठीक है। सो आपके ये दोनों पार्ट भी कंप्लीट हो गए, ठीक है। और इस प्रकार से आपका टोटल पार्ट ही कंप्लीट होता है, कहीं आप इतना कर लेते हो इस वीडियो में अच्छे से देख के, ठीक है। जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है, हाँ इसका एक पार्ट और भी है लास्ट में, ठीक है, इसको मैं इग्नोर नहीं करूँगा, है ना। AS आस्किंग का भी है, ठीक है। इसमें आप कुछ ना कुछ पूछ के जाओ, है ना। ये आपका चाहे आप 7वां पार्ट मान लो,
नहीं 6 7 8 8वां पार्ट मान लो इसे आप चाहे, है ना। आस्किंग का भी इसमें पार्ट है, ठीक है। अब इस पर क्लिक तभी लगेगा जब आप लोग यहाँ पे कुछ ना कुछ आस्क करोगे, ठीक है। सो इसको करके जरूर जाना, कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा हो या कुछ भी पूछना है लेकिन आपको, ठीक है। सो कुछ ना कुछ मेरे से ज़रूर पूछना भाई, ठीक है। चाहे वो क्वेश्चन हो, चाहे आपका कोई डाउट हो या कुछ क्वेश्चन आपके अनदर हो, तो वो सब आप पूछ सकते हो। तब मैं इस पर आप यहाँ क्लिक लगा दूंगा, ठीक है। सो इस प्रकार से हम लोग की वीडियो टोटली पूरी हो जाएगी, ठीक है। अभी ये अनपूर्ण है और इसका एक पार्ट आस्किंग का इसलिए है क्योंकि जब तक आप कुछ नहीं पूछोगे तो इस पूरी वीडियो देखने का भी कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। सो मैं आशा करता हूँ कि आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, ठीक है। और कहीं आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। और आज तक की सबसे बड़ी वीडियो है ना। लाइव में तो हमने चलो लगाई है 1.5 घंटे की, लेकिन ये वीडियो सबसे बड़ी आज तक की। कहीं मैं एक लॉन्ग टर्म में वीडियो अपलोडिंग की बात करूँ तो, ठीक है भाई। सो आज के लिए बस इतना ही करते हैं, मिलते हैं किसी नई वीडियो में। आज की वीडियो मेगा वीडियो आज यहाँ पे एंड होती है। सो थैंक्स फॉर वाचिंग, देन सी द वीडियो फ्रॉम यूटीके एजुकेशन ऑफिशियली यूट्यूब चैनल।